हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन एस के करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मई मंथ में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। यहाँ पे हमारी 3 आर्टिकल है जो कि काफ़ी अच्छी है। एक तो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि 7th शेड्यूल में कुछ रिफॉर्म किया गया है, तो इसे लास्ट लेसन में भी मैं डिस्कस की थी, यानी कि प्रीवियस मंथ में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि 7th शेड्यूल में प्रपोजल हुआ है कि कुछ यहाँ पे चेंजेस करनी है, तो उन सारे चेंजेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे डेथ पेनल्टी और जो यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, तो इसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले। एंड देन यहाँ पे सेडिशन अगेन न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर है वो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। और लास्टली यहाँ पे शॉर्ट जो न्यूज़ होते हैं उसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इस मंथ से मैं अगेन जो है आप लोग की रिक्वेस्ट पे जो क्वेश्चन आंसर टर्म था हमारा, उसे मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूंगी। कुछ क्वेश्चन हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक से है, क्योंकि कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐसे हैं जो कि रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एक्चुअली थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और कौन सी टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए या फिर आप स्टेट पीसीएस पे दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक प्लान है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस लेसन हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड है, फिर उसके बाद आप लोग टॉपिक का जब यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा तो फिर आंसर देने में कंफर्टेबल फील करोगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, स्केड्यूल जो है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये टोटल 12 स्केड्यूल है। तो स्केड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा यूपीएससी में, प्रीलिम्स में या मेंस में आप देखोगे कि पॉलिटी में स्केड्यूल को कवर किया ही जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि अंडर विच स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड है वो यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ को दिया जाएगा फॉर माइनिंग, तो ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। इट मीन्स कि जो यहाँ पे ट्राइबल लैंड है उसको अगर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी प्राइवेट पार्टीज़ को, वो भी माइनिंग के लिए, तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये किस स्केड्यूल के तहत है? ओके। सेकेंड है कि जो 9th शेड्यूल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के तहत? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी या फिर मोरारजी देसाई थे? नेक्स्ट है आपको बताना है कि सेडिशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेडिशन कैसा यहाँ पे ऑफेंस है? क्या बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेंस एंड स्टैट्यूटरी क्रिमिनल ऑफेंस? नेक्स्ट है कि क्या पनिशमेंट दी जाती है सेडिशन लॉ के तहत? ये इम्प्रीजमेंट है आपका 3 years, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट है, या फिर फाइन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ओके, ये पी यहाँ पे गलत से। तो ये 4 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें 7th शेड्यूल में, तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा ये कहा गया है, यानी कि उनके द्वारा ये आपका देखो कि रिकमेंडेशन दी गई है 7th शेड्यूल में रिफॉर्म करने के लिए। तो पहले 7th शेड्यूल को हम लोग डिटेल में समझते हैं। 7th शेड्यूल जो कि आर्टिकल आप देखो कि 246 के तहत है, यहाँ पे ये कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है। यहाँ पे आप देखो कि 3 लिस्ट होते हैं 7th शेड्यूल के तहत। एक तो यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। ओके, इन तीनों लिस्ट के तहत आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें वो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो कानून बना सके। वहीं अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर को अधिकार है कि वो कानून बनाए। वहीं अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि वो जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के तहत है उसको वो यहाँ पे अपना कानून बना सकते हैं। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि फेडरल सुप्रीमेसी कहा गया है पार्लियामेंट को, वो भी कंकरेंट लिस्ट में। इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ पे पार्लियामेंट की जो कानून है उसको प्रिवेल किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाई जाती है वही यहाँ पे प्रिवेल होगी ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 248। देखिए, जितने भी आर्टिकल न्यूज़ में होते हैं और जो भी हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस की मैगजीन में डिस्कस करते हैं, ओनली दीज आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा आपको 444 जितने भी आर्टिकल्स है वो सबको बैठ के रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 248 है जिसमें कि रेसिड्यूरी पावर की बात की गई है। अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है ना जो बच गए हैं, वो उसको ना ही स्टेट लिस्ट में रखा गया, ना ही यहाँ पे यूनियन लिस्ट में, ना ही कंकरेंट लिस्ट में। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उन सारे टॉपिक के लिए किसको पावर है कि वो यहाँ पे कानून बनाएंगे। तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को ही पावर है। तो रेसिड्यूरी पावर जो है, पावर यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है उन सारे सब्जेक्ट्स का जो कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। अगर सरकरिया कमीशन के हिसाब से देखें तो इनका कहना था कि जो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना ही वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि नेशनल कंसर्न के लिए नहीं है और ना ही लोकल कंसर्न के लिए है। तो ये एक ग्रे एरिया है। इट मीन्स कि आप देखो कि
कुछ भी ऐसा जो बच गया है सब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर कानून बनाना है तो किसको अधिकार है। फाइन, अब देखते हैं कि जो 7th शेड्यूल को हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है उसका क्या मीनिंग है और कितना रैशनल है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बाकायदा हमारा एक इतना बड़ा देश है जो कि एक डाइवर्स इन नेचर है, तो इसमें हमारी सारी चीज़ों को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ 28 अगर स्टेट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो इन सबको अपना अपना पावर बता दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया गया है। तो एक अच्छी तरीके से यहाँ पे डिवीज़न हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3 लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट है जिसे लिस्ट 1 कहते हैं, लिस्ट 2 आपका यहाँ पे स्टेट लिस्ट है और लिस्ट 3 आपका यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि सबको काम बता दिया गया है कि आपको इसी टॉपिक पे यहाँ पे कानून बनाना है, आपके पास इतने सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कानून बनाना है। तो ये क्या हो गया कि एक बहुत अच्छी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो गया। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में आप देखो तो 100 आइटम्स है टोटल, ठीक है। पहले यहाँ पे ओरिजिनल जो है वो 97 थे, बट टाइम टू टाइम यहाँ पे ऐड किया गया, तो आज की डेट में यहाँ पे 100 है। वहीं अगर स्टेट लिस्ट में देखें तो स्टेट लिस्ट में टोटल 61 है और पहले यहाँ पे 66 था। तो 66 पहले था क्यों और घट कैसे गया, यहाँ पे तो बढ़ गया, यहाँ पे घट गया। तो स्टेट लिस्ट की जो 5 यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट थे जिसको कि ट्रांसफ़र कर दिया स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिनली 47 थे कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे 5 ऐड किया गया तो 52 हो गए। तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइन, अब देखिए कितना रैशनल है। तो सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इंश्योर किया गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि पार्टीशन के कारण क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन पे हम लोग ज़्यादा एम्फेसाइज़ किए कि ऐसा नहीं है कि पार्टीशन हो गया है और हमारे देश में आप देखो कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, बहुत तरीके के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा अलग है, तो कुछ अलग अलग भी है, लेकिन हम लोग जो है अलग अलग राज्य है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। तो उस चीज़ की जो फीलिंग्स है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरीके का यहाँ पे 7th शेड्यूल लाया गया है। साथ ही रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है। तो हर कोई अपने अपने लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तौर पर वो काम करे, तो गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे आप देखो कि ये पार्टीशन किया गया है। साथ ही अगर देखें तो एक बैलेंस्ड है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। 7th शेड्यूल जो है वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर जो भी यूनियन गवर्नमेंट की है उसको यहाँ पे फेवर करता है कि एलोकेट किया जाए, जिससे कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख सकें नेशनल लेवल पे, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया जाता है। तो एलोकेशन जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर का है स्टेट में, इससे क्या है कि कल्चर ऑटोनॉमी जो है वो प्रमोट हो सकता है। इससे आप देखो कि यूनिक डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में किस तरीके से डाइवर्सिटी है। आप देखो 28 राज्य है, तो 28 राज्य में अलग अलग तरीके का आपका पॉपुलेशन का नंबर है, अलग तरीके के लैंग्वेज है, अलग तरीके के क्विजीन है, अलग तरीके के उनका जो है कल्चर है, अलग तरीके के जो है उनकी ड्रेसिंग सेंस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो स्टेट है ये काफ़ी वेरी करते हैं। तो इन सारे टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो डाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप देखो कि अगर हर एक राज्य को मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से पावर मिला है कि आप कानून बना सकते हैं, तो वहाँ के बेसिस पे बनाएंगे कि वहाँ पे किस तरीके के लोग हैं, कैसा खाना पसंद करते, कैसा रहना पसंद करते हैं, तो कानून भी उस तरीके का बनेगा। तो इससे क्या होगा कि और डाइवर्सिटी हमारे यहाँ प्रमोट होगी। साथ ही अदर्स भी है, जैसे कि अगर हम लोग जॉइंट कमेटी रिपोर्ट देखें 1934 का, तो ये काफ़ी नेसेसरी था कि यहाँ पे बताया गया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो प्रोविंसेस थे, आज की डेट में स्टेट कहते हैं लेकिन इसको प्रोविंसेस कहा गया था, तो ये ट्रूली ऑटोनोमस है, बिल्कुल ही स्वतंत्र है, जिसमें कि उनकी जुरिस्डिक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई, ये सारी चीज़ें आप देखो कि स्टेट और ये जो यूनियन के बीच में ये सेपरेशन ऑफ पावर से इसके कारण हो पाई। लेकिन चलिए ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स तो हम लोग देख लिए कि बिल्कुल ही बेटर है, बहुत ही रैशनल है 7th शेड्यूल, बट आज की डेट में हम लोग इसको रिफॉर्म क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आर्केड, यानी कि आज की डेट में अगर हम लोग 7th शेड्यूल में देखें तो यहाँ पे यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, जो कि इसको कहाँ से लाया गया, तो पहले एक कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो कि हमारे आज़ादी से पहले ये ब्रिटिशर्स की कानून थी, तो उस कानून से हम लोग जो है इसको फॉलो किए हैं। अब हमें इसे अपडेट करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। तो ये एक पहली पॉइंट होती है, हर एक टाइम आप देखो कि हमारे हर एक कानून में कुछ चेंज लाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि जो अंग्रेज़ों के टाइम पर जो भी कानून बनाया गया उसको हम लोग आज तक ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। सब कुछ चेंज हो चुका है, हर एक सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो फिर कानून में कुछ मॉडिफिकेशन क्यों नहीं है। फाइन। सेकेंड है कि सर्विस डिलीवरी, आप देखो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं इनकी डिमांड बढ़ती गई है, जो पब्लिक गुड्स है उसकी डिलीवरी भी बढ़ती गई है, बट अगर हम लोग देखें कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, इनके बिना काफ़ी चीज़ें जो है वो अनेबल है कि हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकें। थर्ड है सेंट्रलाइजेशन,
यानी कि बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको कि यहाँ पे आप देखो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आपका भेज दिया गया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 5 जो सब्जेक्ट्स थे पहले स्टेट लिस्ट में था, अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। इट मीन्स कि ये देखा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को ज़्यादा बढ़ाया गया। जो 5 टॉपिक यहाँ पे इस कंकरेंट लिस्ट में रखा गया, तो इसमें तो सेम बात है कि हाँ चलो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है, लेकिन एक्स्ट्रा पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया ना। और साथ ही साथ हमारा आर्टिकल 248 ये भी कहता है कि अगर दोनों की कानून में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको प्रिवेल किया जाएगा। इट मीन्स कि इससे क्या है कि एक सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, जहाँ हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। क्योंकि आप देखो कि जब हमारे यहाँ पंचायती राज शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड किया गया, तो ये कहा गया कि हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन की जो फिलॉसफी है उसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। बट इस तरीके का 7th शेड्यूल कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सेंट्रलाइजेशन है। फाइन, अब आप देखो कि शिफ्ट किया गया है कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे कि फॉरेस्ट एंड एजुकेशन है, तो ये पहले स्टेट में था, अब कंकरेंट लिस्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि डोमिनेट पोजीशन ऑफ सेंटर, क्योंकि सेंट्रल लॉज जो है वो हर एक केस में आप देखो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेट लॉज के साथ तो यहाँ पे प्रिवेल करता है, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंट नेचर है। साथ ही एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो इंट्रीज़ वगैरह है, काफ़ी इंट्रीज़ देखते हो आप, तो इंट्रीज़ जो होती है या न्यू इंट्रीज़ होती है उसको ऐड करने की ज़रूरत है, वो भी 3 लिस्ट में। साथ ही सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो कि फेडरल टेंशन्स जो है, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी टेंशन्स आपको हमारे देश में देखने को मिलेगा। तो हमारे राज्यों का डिमांड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी फील करें। फर्दर जो है उनकी जो ज़रूरत है, यानी कि जो 7th शेड्यूल में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको वो हमेशा जो है स्टेट गवर्नमेंट हाईलाइट करते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड में क्या है? तो वे फॉरवर्ड में आप देखो कहा जा रहा है कि एक हाई पावर्ड कमीशन बनाने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे एक एमिनेंट लॉयर्स होनी चाहिए, एक अच्छे जुरिस्ट होने चाहिए जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिससे कि वो यहाँ पे एग्जामिन कर सके कि लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में क्या क्या इंट्रीज़ है और उसके बेसिस में यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन दे। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। इट मीन्स कि एक अच्छा खासा फोरम यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डायलॉग है वो यहाँ पे बेटर तरीके से निकल कर आए, जिससे कि हमारा जो एक फंडा चलता है ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इट मीन्स कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही बेटर तरीके से करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर चलना चाहिए। उसके बाद सरकरिया कमीशन की भी कुछ रिकमेंडेशन है, जो कि 1998 का रिपोर्ट है। इसमें रेसिडुअरी पावर में ये कहा गया है कि इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, यानी कि रेसिडुअरी पावर जैसे आज के डेट में यूनियन लिस्ट में है, तो इसको भी कंकरेंट लिस्ट में रख देना चाहिए। दोनों के पास पावर दो ना, ऐसा क्यों है कि जो सब्जेक्ट बच गया है वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट को ही पावर दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से वो कानून बनाएंगे। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, तो यहाँ पे कहा गया कि स्टेट को भी यहाँ पे सेंटर के द्वारा कंसल्ट करना चाहिए जब यहाँ पे जो भी एक्सरसाइजिंग पावर है, यानी कि अगर यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में जो भी अगर कानून बना रहे हैं तो वो ऑलरेडी अगर किसी स्टेट में उस तरीके का कानून है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा तो कंसल्ट करना चाहिए ना। तो ये बातें कही गई है। पीरियोडिक रिव्यू है, यानी कि टाइम टू टाइम रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ एंट्रीज़ है, जैसे MM पूंची कमीशन 2010 के हिसाब से देखें तो ये कहा गया है कि सेंटर को यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफ़र करना चाहिए सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट में है, जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बेसिक इश्यूज़ की बात करते हैं कि एक बेसिक इश्यूज़ में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब ये कहा गया है कि 7th शेड्यूल के बारे में और भी जाना है तो वीकली फोकस इस डॉक्यूमेंट है इनका, यानी कि 1 वीक का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, तो उस पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उसको रेफ़र करने। तो कई बच्चों के द्वारा आप लोग जो है इसको भी रिकमेंड कर रहे हो कि वीकली फोकस डॉक्यूमेंट जो है उसे भी मैं लेकर आऊँ। तो देखती हूँ कि आगे चलकर किस तरीके का प्लान बनता है। अगर ऐसा है कि मैं पहले खुद ही गो थ्रू हो लूँगी, मुझे लगेगा कि ये वीकली फोकस जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो ये मंथली मैगजीन से थोड़ा डिफरेंट है या फिर उसमें थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है, तो मैं उसे ज़रूर संडे जो है डिस्कस कराने का कोशिश करूँगी। बट मुझे लगेगा कि वो सारे कंटेंट सेम ही है तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, किसी एक ही मैगजीन को फॉलो कीजिए, ये नहीं कि वीकली अलग करें, डेली अलग करें, मंथली अलग करें। इतना बर्डन क्यों बढ़ाना, इतना टाइम भी नहीं होता है, आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ मटेरियल्स के पीछे भागते रह जाओगे। अल्टीमेटली यही होता है। चलिए देख लेते हैं कि 7th शेड्यूल का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले 1861 में जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था तो उस समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का निकल कर आया, जिसमें कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था और जिसमें कि सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशंस जो है वहाँ देखने को मिला। देन यहाँ पे 1882 में लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन है, जिनके द्वारा इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल और रूरल जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। देन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, जिसमें कि प्रोविंशियल जो काउंसिल्स है उनको एम्पावर किया गया। फिर 1919 है, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है प्रोविंसेस के ऊपर उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया।
फिर 1935 है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रोविज़न है उसको हम लोग ने फॉलो किया है। तो 1935 में क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के बारे में रखा गया, 3 लिस्ट बाकायदा जो है इस कानून के तहत रखा गया, जिसको हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 7th शेड्यूल को अमेंड किया जा रहा है। तो प्रोसीजर क्या है कि हम लोग शेड्यूल को अमेंड करें। ठीक है, आर्टिकल को अमेंड करना तो जानते थे, बट किसी शेड्यूल को अमेंड करना, क्या आज तक कोई शेड्यूल अमेंड हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसलिए ये समझिए कि अमेंडमेंट कैसे होगा किसी शेड्यूल का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे एक बाकायदा आर्टिकल है, आर्टिकल 368 पार्ट 20 में, उसी के तहत हमारी जो है शेड्यूल को भी अमेंड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। इट मीन्स की मेजोरिटी कितनी, तो हाउस के जो टोटल मेंबरशिप है उनकी मेजोरिटी, और मेजोरिटी जो कि 2/3 मेंबर यानी कि जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उससे कम तो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, उनकी भी कंसेंट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। अगर यहाँ पे आप देखो कि 28 राज्य है और 14 राज्य भी अगर यहाँ पे कह देते कि ठीक है ये आप अमेंड कर दो, तो कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई और ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अदर प्रोविज़न देखिए जो कि इस तरीके से अमेंड हो सकता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, उसके मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में, साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। फाइन, इससे रिलेटेड कुछ डॉक्ट्रिन है। तो एक डॉक्ट्रिन है यहाँ पे पिच एंड सब्सटेंसेस का। तो पिच कहने का मतलब है कि ट्रू नेचर, और सब्सटेंस मीनिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट होता है समथिंग का। एक्चुअली इस डॉक्ट्रिन में ये कहा गया है कि जब भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पर्टिकुलर लॉ जो है वो रिलेट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि नहीं, तो कोर्ट इसको देखते हैं, यानी कि इस मैटर को देखने का अधिकार कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस का। तो ये कलकत्ता गैस कंपनी केस है, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। तो ये सब कुछ केस है जिसको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रू नेचर को एसर्टन करने के लिए, और कुछ लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का यहाँ पे कैरेक्टर है उसको यहाँ पे एसर्टन करने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो एक्चुअली ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। क्या डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, वो ऐसा काम है जो कि इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है। तो ये कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के द्वारा। ठीक है, साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यहाँ पे मैसूर केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो रिज़र्व किया जा रहा है 68% जो सीट यहाँ पे स्टूडेंट के लिए रिज़र्व किया जा रहा है, जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा आप देखो कि आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो रहा है। और साथ ही साथ 15(4) में, यानी कि यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की जाती है, अगर किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं तो उनको यहाँ पे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी एजुकेशन सेक्टर में। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। तो ये 2 तरीके के यहाँ पे डॉक्ट्रिन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल जो लेजिस्लेशन है ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ना, उसी से ये बनाया गया है। फाइन, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट 7th शेड्यूल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और इसमें जितने भी पॉइंट्स है, कुछ न्यू पॉइंट्स है, वो आप लोग के सामने यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। फाइन, तो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि है डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे सुई मोटो केस लिया गया है और एक रिव्यू यहाँ पे ओपन अप किया गया है, जिसमें कि जो कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई थी। तो डेथ पेनल्टी कहने का मतलब है कि कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई ऐसा सज़ा करना जिससे कि यहाँ पे जो है फांसी देने की यहाँ पे सज़ा दी जाती है। तो एक प्रैक्टिस है जो कि कानून के द्वारा दिया जाता है ऐसे इंसान को जिनको कि यहाँ पे फांसी लटका देनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग डेथ पेनल्टी इन इंडिया और इसके लिए फ्रेमवर्क अगर हम लोग देखें तो इंडिया आप देखो उन कुछ कंट्रीज़ में से है जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट लॉज के तहत है, और सीरियस ऑफेंसेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग 2021 के तहत देखें तो ऐसा कहा गया है कि 488 जो प्रिजनर है, जो जेलर है, वो डेथ रो में है इंडिया में, और सीरियस ऑफेंसेस, काफ़ी सीरियस अपराध उन्होंने किया है, इसलिए उनको डेथ पेनल्टी मिला है। ठीक है, पंजाब और मध्य प्रदेश में आप देखो तो डेथ पेनल्टी जो है वो यहाँ पे कॉजिंग डेथ, यानी कि अगर यहाँ पे तो जो स्पिरियस लिकर है उनका यहाँ पे सेवन करने से अगर यहाँ पे डेथ होता है तो भी यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे नकली शराब वगैरह चलता है, तो ये सब पिला के भी किसी को मार दिया जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलेगा। 1980 में क्या था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रखा गया था डेथ पेनल्टी। इट मीन्स कि इसमें डिबेट और डिस्कशन आप देखते हो कहीं लंबे समय तक चलते आ रहा है कि डेथ पेनल्टी जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक रीजनेबल प्रोसीजर सेफगार्ड भी है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो ना ही ये आर्बिट्री है, ना ही इससे एक्सेसिव जो डिस्क्रिशन पावर है वो जजेस को दिया जा रहा है। इट मीन कि जजेस जो है ऐसा नहीं है कि अगर डेथ पेनल्टी हमारे देश में अगर लीगलाइज है, लीगलाइज तो है ही क्योंकि कानून के तहत है, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी यहाँ पे अनेबल किया जाता है कि हाँ आप जजेस को कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जजेस जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ऐसा नहीं कि जिससे दुश्मनी है उसको फांसी की सज़ा दे ही देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे फ्रेमवर्क है फॉर फ्यूचर सेंटेंसिंग जजेस का, जब भी वो यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ सेंटेंस जो है वो अगर इसके बीच में डिसाइड करते हैं तो इन सब बातों में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस के बीच में। लेकिन अगर आप देखो कि 40 ईयर्स के बाद जो जजमेंट होता है ये फ्रेमवर्क जो है सब्जेक्टिव हो जाता है और मिस रिप्रेजेंटेटेड भी होता है, यानी कि सही तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाता। अब आप लोग ये बताइए सोच के कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे आर्गूमेंट है फॉर एंड अगेंस्ट में कि डेथ पेनल्टी हमारे देश में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए तो किस किस टर्म में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच तो लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट किया जाता है डेथ पेनल्टी देने के लिए, तो सबसे पहली बात है डिटरेंस क्रिएट करना। आप समझो कि जो क्राइम करते हैं उनका माइंडसेट कैसा होता होगा, जो किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं, जो किसी की मर्डर तक कर देते हैं और इतनी हीनियस क्राइम भी करते हैं। इट मीन्स कि उनको डर ही नहीं है किसी चीज़ से। तो सबसे पहली बात है कि ह्यूमन बीइंग में डर पैदा करना, एक डिटरेंस होगा। अगर डेथ पेनल्टी है, अगर कोई इंसान किसी की जान लेता है तो उसको भी ये पता होना चाहिए कि उसकी भी जान चली जाएगी बहुत ही कम टाइम में। तो इस चीज़ का अगर डर रहेगा ना तो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो इसलिए डिटरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जापान में अगर हम लोग देखें तो 3 प्रिजनर्स जो है वो पर ईयर एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर यहाँ पे आप देखो अगर गलत काम करते हो तो ठीक है। और फिर रेट्रिब्यूटिव जस्टिस है, कैपिटल पनिशमेंट एक तरीके का फॉर्म ऑफ रेट्रिब्यूशन है कि पब्लिक को गिल्टी फील हो, वो जो भी तरीके का अगर क्राइम किए हैं उसको उसके लिए पनिश किया जा रहा है, तो एक समय के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको ये गिल्ट फील होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया। ठीक है, तो देखिए एक साइकोलॉजिकल क्लोजर भी लाता है यहाँ पे डेथ पेनल्टी। साथ ही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है, जस्टिस यहाँ पे डिमांड किया जाता है, लेकिन जस्टिस जो है जब तक उस तरीके का जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखो अगर किसी की जान चली जाती है तो इट मीन्स की लाइफ फिनिश हो गई, तो वैसे लोगों को, वैसे क्रिमिनल्स को जो है, वो लोग नहीं होते तो जानवर ही होते होंगे, तो वैसे क्रिमिनल्स को जो है किसी भी तरीके से बख्श नहीं देना चाहिए। फाइन, विल ऑफ द सिटीजन है। कई बार आप देखोगे 2012 में एक सर्वे भी किया गया था जिसमें ये बताया गया कि मोर देन 70% जो इंडियंस है वो इसके फेवर में है कि हाँ हमारे देश में कैपिटल पनिशमेंट को कंटिन्यू रखना है। साथ ही यहाँ पे पुलिस को भी काफ़ी इंसेंटिव्स दी जाती है। देखिए जो कैपिटल पनिशमेंट का डर है ना, ये इंसेंटिवाइज करता है प्रिजनर्स को ऑन डेथ रो, जिससे कि पुलिस को काफ़ी हेल्प हो पाती है कि जो सेंटेंस है, यानी कि प्ली बार्गेनिंग वगैरह जो यहाँ पे होता है, यानी कि आप देखो कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कॉम्पनसेट किया जाता है कि आप जो है आपकी जो सज़ा मिली है या फिर आपको जो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट हुआ है, कुछ भी अगर आपको यहाँ पे सज़ा मिला है तो उसका भी कॉम्पनसेशन होगा, या फिर कोई सेंटेंस वगैरह को रिड्यूस करने का भी यहाँ पे होता है। तो इससे पुलिसों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि हेल्प मिला है। फाइन, अब एथिकल इश्यूज़ देखते हैं कि डेथ सेंटेंस से क्या क्या एथिकल इश्यूज़ निकलता है। देखिए सबसे पहली बात कही जा रही है कि डेथ पेनल्टी जो है ये बिगेस्ट डेटरेंट है, तो नो स्टैटिस्टिकल प्रूफ, यानी कि मैं अभी जो कही कि डर पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोग कहते हैं कि डेथ पेनल्टी अगर दे दिया जा रहा है तो इससे अगले क्रिमिनल के माइंड में जो है वो डेटरेंस क्रिएट हो गया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई यहाँ पे अभी तक ऐसा डेटा के फॉर्म में प्रूफ भी नहीं है। सेकंड है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ रेट्रीब्यूशन। अगर हम लोग सिविलाइज सोसाइटी में देखें, जो कि डेथ पेनल्टी रिप्रेजेंट करता है कि आँखों के आँखों में, यानी कि आई ऑफ एन आई फॉर एन आई, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक सपोर्टिव एविडेंस की कमी होती है। ठीक है, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी जो है ऐसा कुछ खास इससे नहीं देखने को मिला है कि जो भी देश में दिया जाता है डेथ पेनल्टी तो उससे जो है क्राइम कम हुए हैं या फिर कुछ भी। मोरालिटी कहा जा रहा है डेथ पेनल्टी का, तो ये काफ़ी क्वेश्चनेबल होता है, ये हमारे ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है, और बहुत सारे जो राइट टू लाइफ है, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि जीने का अधिकार है, तो ऐसे ही डेथ पेनल्टी देकर जो है किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें कही जाती है कि एक तो ह्यूमन डिग्निटी है और दूसरी कि राइट टू लाइफ का वॉल्यूशन है।
साथ ही अगर हम लोग देखें तो डेथ पेनल्टी जो है उस ग्राउंड में यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है जिससे कि आप देखो कि पुलिस जो है काफ़ी वॉरिसम होते हैं, यानी कि आप देखते हो कि पुलिस के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है। अगर किसी तरीके खूंखार क्रिमिनल्स को अगर पकड़ना हो, उनको डेथ पेनल्टी देना होता है, तो इससे क्या होता है कि पुलिस का आधा टेंशन खत्म हो जाता है। चलो वो क्रिमिनल मर ही गया तो कहानी ही खत्म हो जाती है, नहीं तो कई बार आप देखते हो कि ये पुलिस कस्टडी चलते ही रहता है, ये बेल टर्म चलते ही रहता है, फिर बहुत तरीके की थ्रेटनिंग वगैरह भी मिलते हैं, ना ही पुलिस को बल्कि उनकी फैमिली को भी। साथ ही रिस्टोरेटिव और रिहैबिलिटिव एस्पेक्ट है जस्टिस का, जो कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है अप्रोच किया जाता है बहुत तरीके के यहाँ पे पर्सपेक्टिव में। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि एजुकेशन जो है आज के डेट में इंक्रीज़ हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है लोगों की वो इंक्रीज़ हो रही है, इवन सीरियस क्राइम जो है हमारे यहाँ डिक्लाइन हो रही है। 1992 से ये कहा गया है कि इंडिया में जो है डिक्लाइन देखने को मिला है जो मर्डर रेट है। तो पता नहीं ये ऑन पेपर किस तरीके से हिसाब से कहा जाता है, बट क्या आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि हमारे देश में क्राइम कम हो रहा है? तो ये सारी बातें हैं। अदर इश्यूज़ अगर हम लोग डेथ पेनल्टी में देखें तो ये कहा गया है कि ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, क्योंकि कोई यहाँ पे कंक्रीट फ्रेमवर्क नहीं है, कानून यहाँ पे है ही नहीं कि किस तरीके से डेथ पेनल्टी के लिए एविडेंस कलेक्ट करना है, या फिर कुछ और फैक्टर्स भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रोसीजर जो यहाँ पे फेयरनेस है उसकी कमी बताई जा रही है। आप देखो कि डेथ पेनल्टी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन पावर निकल कर आता है, और ये हमेशा कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी हमारे देश में देना है, यानी कि ऐसा केस जो कि कभी हुआ ही नहीं है, अधिकतर जो है देशों में उस तरीके का क्राइम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे निर्भया केस था, तो निर्भया केस में डेथ पेनल्टी मिले थे उनके जो भी गुनहगार थे, तो वो ऐसा कहा जा रहा था कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में काउंट हो गया, तो वैसे में ही देना है। साथ ही लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, एज ए मीडिया प्रेशर रहता है। कई बार आप देखते हो कि जैसे वो हैदराबाद जो रेप केस हुआ था जिसमें कि इनकाउंटर कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, तो देखिए काफ़ी मीडिया का भी प्रेशर रहता है। इस तरीके के प्रेशर के कारण भी जो है इंटीग्रिटी की कमी देखने को मिली है। एडवर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक इश्यूज़ देखिए जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, इनइफेक्टिव यहाँ पे प्रोसिक्यूशंस है, तो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा एडवर्स है। साथ ही लॉन्ग डिले है। एक तो आप देखो कि अगर आप लोग को अंडर ट्रायल में ही लोगों को भेजना है तो अंडर ट्रायल का टाइम यहाँ पे 60 डेज़ होता है, बट हमारे यहाँ 2 साल 3 साल हो जाते हैं, लोग जेल में पड़े रहते हैं, उनका फिर भी ट्रायल नहीं होता है कि, और ये नहीं डिटेक्ट हो पाता और ये नहीं सिद्ध हो पा रहा है कि वो सच में कल्प्रिट है कि नहीं है। 20 साल 30 साल लग जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल आपने देखा होगा। अभी रिसेंट में भी कोई एक था जिसकी कि 20 ईयर्स हो चुकी थी, और ये 20 ईयर्स के बाद ये जजमेंट निकल कर आया कि उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया था। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ डिले होने के कारण भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम अराइज होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डेथ पेनल्टी के बारे में। तो डेथ पेनल्टी अगर देखें तो 108 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा यहाँ पे डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया गया। 8 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा डेथ पेनल्टी फॉर ऑर्डिनरी क्राइम, छोटा मोटा क्राइम कर लिया तो उनके लिए डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, इसके लिए यहाँ पे जो है आपका एबॉलिश किया गया। और 28 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि डेथ पेनल्टी को प्रैक्टिस में यहाँ पे आपका जो है एबॉलिश कर दिया गया। 55 कंट्रीज़ है जिसमें कि फिर से डेथ पेनल्टी को रिटेन किया गया, ठीक है। साथ ही इंटरनेशनल कन्वेंशन देखते हैं। एक तो यहाँ पे आप देखो कि डेथ पेनल्टी जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपोज किया जाता है, और साथ ही सेकंड ऑप्शनल अगर प्रोटोकॉल देखें तो ये है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड एंड 4 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन है 2007 से, जिसमें कि ये कहा गया है कि मोरेटोरियम लगाया गया, यानी स्टे लगाया गया है डेथ पेनल्टी के यूज़ में। तो ये एक बात आती है। साथ ही डेथ पेनल्टी इंडिया में देखें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है वो है आर्टिकल 21, जिसमें कि ये कहा गया है कि हर एक इंसान को यहाँ पे जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो कैसे किसी की लाइफ ले ले। इंडियन पीनल कोड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कानून है जिसके तहत डेथ पेनल्टी दी जाती है। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, NDPS एक्ट है, आर्मी एक्ट है, साथ ही यहाँ पे SC/ST एक्ट है जिसके तहत जो है डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। वहीं अगर आर्टिकल 72 और 161 देखें जिसमें कि यहाँ पे पार्डनिंग पावर दी गई है, यानी कि दया के बेसिस पे जो है प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ उनकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट को कम करने का अधिकार अंडर आर्टिकल 72 है, एंड सेम पावर गवर्नर को दी गई है, तो गवर्नर को भी अधिकार यहाँ पे 161 आर्टिकल के तहत है। फाइन। लीगल इवोल्यूशन भी आप देख सकते हो डेथ पेनल्टी का, तो यहाँ पे 3 आपका जो है केसेस है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसमें कि यहाँ पे क्राइम वगैरह को और जो एक्यूज्ड है उसके लिए रखा गया, और डेथ पेनल्टी को रखा गया था और कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही यूज़ किया जाएगा। माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, जिसमें कि कुछ मैनर को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें कि क्राइम कमिट किया गया था, मोटिव होगा क्राइम करने का, एंटी सोशल नेचर होगा क्राइम करने का। साथ ही शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 है, इसमें यह कहा गया था कि अनरिजनेबल डिले किया जाता है डेथ पेनल्टी में। फाइन, तो ये नहीं होना चाहिए। तो
तो इस तरीके का लीगल इवोल्यूशन भी आपको देखना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है। तो पार्डनिंग पावर यानी कि पार्डन करना, यानी कि बिल्कुल माफ़ कर देना। जो भी यहाँ पे सज़ा मिला है, 4 साल की इम्प्रिजमेंट, 5 साल की, या फिर कोई फ़ाइन वगैरह है, तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि रिस्पाइट है। रिस्पाइट कहने का मतलब है कि एक लेज़र पनिशमेंट देना इन कंपैरिजन टू द वन प्रिस्क्राइब बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा अगर मान लीजिए कि कानून में ये कहा गया है कि आपने ये क्राइम किया है तो आपको 5 साल की सज़ा है, साथ ही साथ 50,000 का फ़ाइन है, तो उस चीज़ को जो है थोड़ा कम कर देना, यानी कि चलो 1 साल का ही आपको जो है इम्प्रिजमेंट दिया जाता है। रिप्राइव कहने का मतलब है कि यहाँ पे टेम्प्ररी पीरियड के लिए सेंटेंस देना, यानी कि टेम्प्ररी पीरियड जो है, जो सेंटेंस दिया जाता है उस पर स्टे लगा देना। और ये स्पेशल कैटेगरी में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेग्नेंट वीमेन है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनको अगर कोई भी सज़ा दिया गया है कि 5 साल का जेल टर्म है, तो उनको कुछ समय के लिए स्टे कर देना। साथ ही यहाँ पे रिमीशन की बात करें तो रिमीशन में क्या होता है कि सेंटेंस जो भी यहाँ पे इंसान को दिया गया, जो भी एक्यूज्ड पर्सन है, अगर उनको 5 साल का सज़ा दिया गया है तो यहाँ पे उनका जो है 1 साल कर देना, लेकिन यहाँ पे जो नेचर है उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। और कम्यूट कहने का मतलब क्या होता है कि चेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो डेथ सेंटेंस से यहाँ पे क्या है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर देना। तो हार्डर वन से लाइटर वन में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो कम्यूट करते हैं। सो ये 5 तरीके के पार्डनिंग पावर है, इसको ध्यान रखना है। पार्डनिंग पावर आप मर्सी प्ली भी देख सकते हो। तो फॉर ए पर्सन जो भी यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कॉन्विक्ट किए गए तो मर्सी प्ली भी देते, एक लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए एक्यूज पर्सन के पास एक लास्ट उम्मीद है, जो कि मर्सी प्ली होता है। तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को ये एम्पावर किया गया है कि आप पार्डन कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं कुछ भी आप तरीके का, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके के, तो आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को दी गई है। अब मर्सी पिटीशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो मर्सी पिटीशन कहने का मतलब है कि दया के बेसिस पे जो है यहाँ पे एक मर्सी पिटीशन लास्ट रिसोर्ट के जैसा फाइल किया जाता है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो कुछ अगर उनको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत जो है एक होता है ना कि इनको बार्गेनिंग करने का अगर है तो हाँ मिल जाएगा, आपको छूट मिल जाएगा। तो ह्यूमन टच के लिए होता है, ठीक है। इससे क्या है कि जो इनोसेंट पर्सन है उनको सेव किया जा सकता है। मान लीजिए कि लास्ट तक जो है किसी तरह फंसा के जो है एक इनोसेंट पर्सन को भी कोई सज़ा मिल गया, लेकिन ऐसा होता है कि इनोसेंट पर्सन के लिए भी यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड ही आप कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कई बार मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी हो जाती है और डाउटफुल कन्विक्शन भी हो जाता है। लेकिन मर्सी पिटीशन के साथ साथ कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि इसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि अगर मर्सी पिटीशन डाला है तो कितने टाइम में आपको जो है ये पता चल जाएगा। बहुत ही लॉन्ग डिले चलता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, देखिए जुडिशरी में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी है और पता ही नहीं चलता है कि मर्सी पिटीशन जो अगर दिया भी गया है तो वो किस बेसिस पे मर्सी दी गई है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि डेथ पेनल्टी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन है स्टेट का, तो हमें ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी जो है उसको डिमांड करना चाहिए। रिसेंट गाइडलाइंस जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है वो ये कहते हैं कि प्रॉपर कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि कुछ सर्कमस्टांसेस हम लोग मिटिगेट कर सके। और इसी के सेम टाइम में आप देखो कि जो स्टेट है उनको भी यहाँ पे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट से काम करना होगा ह्यूमन राइट्स के लिए। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो कुछ कॉजेज़ है फेयर जस्टिस का, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एकदम से फेयर जस्टिस होना चाहिए, जो सही है उनके साथ सही हो, कोई किसी भी सही इंसान के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फेयर जस्टिस के लिए यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। जो भी यहाँ पे इश्यूज़ कानून में निकल कर आते हैं उसको सबसे पहले रिजॉल्व करें, ठीक है। साथ ही जो जुडिशियल अप्रोच है उसको कंसिस्टेंट करना होगा। रिस्टोरेटिव और जो रिहैबिलिटिव अप्रोच है, आस्पेक्ट है जस्टिस का, उसको यहाँ पे लेकर आना होगा। कंपेलिंग यहाँ पे जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है डेथ पेनल्टी के लिए, जिससे कि जो एक्सेसिव पनिशमेंट है वो कम हो सके। साथ ही इंश्योर करना है कि जो मर्सी पिटीशन एक्ट है ये फाइनल बुलमार्क है, यानी कि ये फाइनल और लास्ट रिसोर्ट है, इसके बाद कुछ भी तरीके का यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। फाइन। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे डेथ पेनल्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस पर डिबेट डिस्कशन तो मुझे लगता है अभी आगे भी चलने वाली है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका मेंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है तो आई होप कि अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सिडिशन में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि 152 ईयर ओल्ड जो सिडिशन लॉ है, ये भी देखो हमारे अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ कानून है जिसको हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन 124A जो IPC का है, ये इफ़ेक्टिवली इनको यहाँ पे स्टे मतलब कि रोक देना है जब तक यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट फिर से इसके प्रोविज़न को रिकंसीडर नहीं करती। तो यहाँ पे IPC का सेक्शन 124A है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे उस तरीके के लोगों को अपराध
मतलब कि अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है कि अगर कोई इंसान बोलने से, लिखने से या फिर आज के डेट में तो कहीं भी कमेंट कर देने से ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उनमें अगर ऐसा फील होता है कि वो जो है सरकार के विरुद्ध कुछ हेट्रेड फैला रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके के लोगों को जो है उठा के जेल में डाल देना। रॉलेट एक्ट याद होगा, ठीक है, जिसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता था, तो रॉलेट एक्ट के जैसा ही ये कुछ कानून है। तो यहाँ पे आप देखो 3 एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड किया गया है इस प्रोविज़न को लेकर कि ये डिसअफेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो कि डिसलॉयल्टी देखने को मिलता है, ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी है। तो इस तरीके का अगर यहाँ पे काम किया जा रहा है। सेडिशन की बात करें तो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है कानून के तहत, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और यहाँ पे नॉन बेलेबल कहने का मतलब है कि बेल नहीं दिया जा सकता। कॉग्निजेंस कहने का मतलब है कि वारंट की ज़रूरत नहीं होती है किसी को अरेस्ट करने का। अगर लग रहा है सस्पिशियस है या फिर किसी पे शक जा रहा है तो उसको अरेस्ट कर लेना है। एक पर्सन जो कि इस लॉ के तहत अगर चार्ज किया जाता है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती है और उनको कभी भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो ये सारे जो हैं आप देख लो कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। 2018 में कहा गया कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे पब्लिश की गई, जिसमें कि रिकमेंड किया गया था कि ये टाइम है कि हमें फिर से रीथिंक करना है और इस तरीके का जो कानून है उसको तो रिपील कर ही देना है। लेकिन देखिए सेडिशन लॉ से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है यूनिटी ऑफ इंडिया। ये कहा जा रहा है कि इस तरीके का कानून से क्या होता है कि एंटी नेशनल सेसिस्ट और जो यहाँ पे टेररिस्ट एलिमेंट है ये सब यहाँ पे कम हो रहे हैं। साथ ही स्टेबल पॉलिटी है, यानी कि इससे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी तरीके का अटेम्प्ट नहीं लिया जाए कि उस सरकार को हटा देना है। जैसे आप देखो कि आज के डेट में मॉब लिंचिंग है या फिर पल में आप देखते हो कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन है, ठीक है। आप देखो इंस्टा, ट्विटर ये सब है, जिसमें कि आप कोई भी अगर मैसेज करते हो, कोई भी अगर हेट्रेड फैलाने वाले कमेंट्स वगैरह करते हो तो वो वायरल हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और ये इस तरीके से आप देखो कि सामने वाले लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं और फिर जो है वो भी इस तरीके का सोचने लगते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ओवरथ्रो ना हो जाए इस तरीके के जो लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको पकड़ के अगर इस तरीके का सज़ा दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं वो ये हेट्रेट वाला काम नहीं फैलाएंगे। पावर ऑफ कंटेम्प्ट भी है। आप देखो कि पावर ऑफ कंटेम्प्ट है, अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ पे जो हमारे देश है और जो सरकार है उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही पब्लिक ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। जो कुछ प्रैक्टिसेस है वो डेटर हो रही है, जैसे कि सिविल वॉर हो गया, एक्साइट किया जा रहा है डिससेटिस्फैक्शन, जिससे कि पब्लिक डिस्टर्बेंस वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और हमारे देश में जो सॉवरेनिटी है वो भी प्रोटेक्ट होती है, हमारे देश की संप्रभुता सब कुछ, ठीक है। इशू क्या है स्टेट सेडिशन लॉ से? तो सबसे पहले तो ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करी है। हमारी आर्टिकल 19 है जिसके तहत यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दी गई है, तो वो सब वॉयलेट हो जाता है। एम्बिग्यूटी है, समझ में नहीं आता है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे क्लियर कट कुछ भी मीनिंग नहीं है। लो कन्विक्शन रेट है, यानी कि अगर हम लोग NCBC के यहाँ पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से देखें तो ये कहे कि जिन लोगों को यहाँ पे सेडिशन लॉ के तहत पकड़ के जेल में डाला गया है उनको अभी तक जो है आप देखो कि सिद्ध नहीं हुआ है कि हाँ वही लोग ऐसा काम कर रहे थे, ठीक है। मिसयूज़ है इस कानून का बहुत हद तक, आप देखो कि सरकार इसको मिसयूज़ भी कर रही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है जैसे कि विनोद दुआ को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही इंटरनेशनल एग्रीमेंट का भी वॉयलेशन होता है यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, तो इसका कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन हो रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन लेकर आओ कि यहाँ पे डिसअफेक्शन, ब्रिंग इनटू हेट्रेड, इन सब की मीनिंग क्या है। फिर प्रोसीजरल सेफगार्ड की बात की जा रही है कि यहाँ पे सेक्शन 124 जो है इसको कोड ऑफ यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत यहाँ पे ऐड करना चाहिए। साथ ही स्प्रैंगली यहाँ पे कहा गया है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो सेक्शन 124A है इसको उस केस में इन्वोक कर देना चाहिए जहाँ पे ऐसा इंटेंशन लग रहा है कि इस एक्ट से और इसको अप्लाई करने से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे स्क्रूटनाइज कंप्लेन भी है, तो जो भी यहाँ आप देखो कि स्क्रूटनाइज किया जा रहा है या फिर क्रिटिसिज्म जो है इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। फाइन। अब देखिए कि सेडिशन लॉ अदर कंट्रीज़ में अगर हम लोग देख लें तो यूके में आप देखो कि सेडिशन लॉ जो है वो ऑब्सोलेट है।
नहीं माना जाता। यूएसए में आप देखो कि सेडिशन लॉ जो है वो रिपील कर दिया गया है और इसको डेड लेटर कहा गया। ऑस्ट्रेलिया में देखो कि 2010 में ही रिपील कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे कि यूके है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना, जिसमें कि आज के भी डेट में सेडिशन जो लॉ है उसको अनडेमोक्रेटिक, अनडिज़ायरेबल और अननेसेसरी कहते हैं। तो फिर हमारे देश में भैया इसको हम लोग क्यों पाल पोस के रखें, ये नहीं समझ में आती। इससे रिलेटेड 2 केस है, एक केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, जिसमें ये कहा गया कि सिटीजन के पास राइट है कि वो स्टे कर सकते हैं और साथ ही साथ वो लिख सकते हैं जो भी उनको गवर्नमेंट के बारे में फीलिंग्स होती है। साथ ही पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1982 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पार्लियामेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना और जुडिशियल सेटअप्स जो है ये ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग सिटीजन कहें। हमें यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है। अगर हमें सरकार का काम अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार हमें आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना बढ़ चुका है, तो क्यों ना आवाज़ उठाए हमारे यूथ्स। तो ऐसा है कि आवाज़ उठा रहे तो गलत है, हमें पकड़ के जेल में डाल दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राइट टू फ्रीडम है तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप बैकग्राउंड दिया गया है, तो इस बैकग्राउंड को अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। फाइन, आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो सबसे पहले कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे टू हैव फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें कि पूरे सैंक्शन सीट्स जो है फिल्ड हो गए, 34 जजेस आ चुके हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 32 जजेस है 34 जजेस में। और एज़ पर आर्टिकल 124 का 1 देखें, जिसमें ये कहा गया है पार्लियामेंट बाय लॉ जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है, जिससे कि आप देखो कि टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है जजेस की, टोटल स्ट्रेंथ उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसको फुल स्ट्रेंथ में रखने की ज़रूरत है। 34 है तो 34 जजेस लेकर आओ, बट आप देखते हो कि जजेस की कमी है, ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं अंडर आर्टिकल 124। और जो अपॉइंटमेंट करने का यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जिनकी रिकमेंडेशन से ही ये पता चलता है और प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि ये 4-5 नाम है जिसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दो। कॉलेजियम सिस्टम है जो कि 3 जजेस केस से निकल कर आए। फर्स्ट जज केस जिसे SP गुप्ता केस कहते हैं, ये 1981 का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई थी, जो कि CGI के द्वारा बनाया गया था। और साथ ही यहाँ पे आप देखो कि सेकंड जज केस है जिसको यहाँ पे 1993 में लाया गया था। ये कहा गया था यहाँ पे आपके 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो बताएंगे, रिकमेंड करेंगे। थर्ड जज केस आया जिसमें ये कहा गया कि 4 सीनियर मोस्ट जज जो है वो यहाँ पे रिकमेंड करेंगे नाम। तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। कॉलेजियम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कमेटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 3 मेंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पे होते, इनके द्वारा नाम बताया जाता है। प्रेसिडेंशियल पोल है 2022 का। तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो है इलेक्शन की बात की जा रही है, 5 ईयर टर्म्स पूरी हो गई हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट है MP का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये बेस्ट होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन है मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का, जिसमें कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो 1952 में हुआ था और इस बार का जो नंबर है वो 494। तो ये जो था वो 494 था, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर से इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया। तो ये पावर है अंडर आर्टिकल 263, जिसमें कि प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस तरीके की काउंसिल और डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंसिल के मेंबर हैं उनका क्या नेचर है, क्या ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करेंगे। और ये जो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का रिकमेंडेशन दिया गया है वो सरकरिया कमीशन के द्वारा दिया गया। और इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है, ठीक है, जहाँ पे आप देखो इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट और सेंटर यूनियन टेरिटरीज रिलेशंस है। कंपोजिशन क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होंगे और चीफ मिनिस्टर जो सारे स्टेट के होते हैं और 6 यूनियन मिनिस्टर्स जो है इसके मेंबर हैं। चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरीज़ के हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि यूनियन टेरिटरीज़ है जिसमें कि लेजिस्लेटिव नहीं है, वो भी इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। साथ ही यूनियन होम मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तो देखिए दीज आर वेरी कन्फ्यूजिंग टर्म्स, तो इसको आप लोग क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन है, तो ये डिक्लेरेशन किस लिए है? तो फर्स्ट नेशनल विमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हुआ है केरल में, जिसमें कि तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन निकल कर आया। तो इसमें ये कहा गया कि 33% जो रिजर्वेशन है विमेन का लोकसभा में, इसको यहाँ पे फिल करना चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। फाइन। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंक्लूड्स एज पैनल साइन फाइनल ऑर्डर। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो कि मार्च 6 में ये आपका जो है सेटअप किया गया था, जिसमें क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बाउंड्री है उसको लिमिट करते हैं। तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था अब यूनियन टेरिटरीज़ बन गई है, 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया है, तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है कि वो फिर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री को सेट करे, ठीक है।
अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 82 है जिसमें पार्लियामेंट के द्वारा डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो लाया जाता है हर एक सेंसस के बाद। तो सेंसस क्या होता है? जनगणना, जो कि हर 10 साल में होता है। बट क्योंकि इस बार 2021 में कोविड की महामारी थी, इसलिए हम लोग जो है अभी सेंसस लेकर नहीं आ रहे, 2024 तक ये आएगा। और डिलिमिटेशन कमीशन आप देखो 1952 में ये बनाया गया, फिर 1963, 1973 और 2002 में। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिससे कि जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन का लोकसभा और स्टेट असेंबली का, उसको फ्रीज कर दिया गया था। कब तक? 2026 तक, कि 2026 के बाद ही यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे फिर आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, जिसकी वजह से ये फिर से बना। आर्टिकल 170 अगेन यहाँ पे है, जिसमें कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं और ये काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है, आप देखो कि अगर कोई हिंदू टेम्पल है उसको वहाँ पे हटा के अगर मुस्लिम का मॉस्क बनाया जा रहा है, तो इस तरीके का जो कन्वर्जन होता है उसको रोकने के लिए हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून है। तो आप देखो कि राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद केस है उसमें ये अप्लाई नहीं होता है, बाकी हर एक जगह ये अप्लाई होता है। गवर्नमेंट फ्लैग्ड लो स्कोर इन वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। तो देखिए इंडिया का जो स्कोर है वो बहुत ही नीचे है, तो अगेन हम लोग नीचे से टॉप किए हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 डायमेंशन यहाँ पे है। ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये है वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो आपका वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर है, इसमें एग्रीगेट और इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर है, जो कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ को यहाँ पे ये देखते हैं। 6 डायमेंशन है इनका कि किस किस तरीके से जो है ये मेजर करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, गवर्नेंस कैसा है। तो 6 डायमेंशन आप देखो, ये कहा जा रहा है सबसे पहले वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी कितनी है देश में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है कि नहीं, रेगुलेटरी कैसा है, रूल ऑफ लॉ है, कंट्रोल ऑफ करप्शंस पे है कि नहीं। लास्ट है यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के द्वारा हाईलाइट किया गया है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जर्नलिस्ट को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और नेटिजन्स को हमारे देश में, और गवर्नमेंट का एफर्ट्स क्या है कि इस तरीके की फ्रीडम उनको दे, ठीक है। तो हमारे यहाँ की प्रेस मीडिया आप लोग जानते ही हो कि उनको फ्रीडम है, वो तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन हर एक देश में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो इंडिया की अगर हम लोग रैंक देखें तो ख़राब हो चुकी है, यानी कि 142 कहाँ हम लोग जो थे, अब यहाँ पे 150 है 2022 में, फाइन। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो ये गाइस हमारे यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो भी आर्टिकल थी वो कंप्लीट हो गई है। चलिए अब देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र है अगर प्राइवेट पार्टीज़ को कर दी जाती है माइनिंग के लिए, तो इसको नल एंड वॉइड कहा जाएगा। तो किस शेड्यूल के तहत था? तो देखिए ट्राइबल जो पीपल है यहाँ पे वो 5th और आप लोग यहाँ पे 6th से कंफ्यूज हो सकते हो, बट 3rd में ये नहीं है। 3rd में ओथ के बारे में है। 9th में आपका जो है उस तरीके के कानून को रखा जाता है जिसमें कि किसी भी तरीके का वो नहीं करना है, मतलब कि आगे चल के अमेंडमेंट नहीं। 12th शेड्यूल हमारा म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 5th शेड्यूल रहेगा। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी भी आंसर ज़रूर नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना रिटेन किया यहाँ पे। 9th शेड्यूल की बात की जा रही है कि किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको लाया गया था, तो ये है जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेडिशन क्या है, कैसा है? तो सेडिशन एक आप देखो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बिल नहीं दिया जाता है, साथ ही इसमें कॉग्निजेंस भी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है और नॉन बेलेबल है, ये दोनों होगा, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव भी कुछ होना चाहिए, तो ये दोनों है, यानी कि कॉग्निजेबल है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट कर लो किसी को भी, फाइन। इम्प्रीजमेंट की यहाँ पे पनिशमेंट कैसा दिया जाता है, तो ये तो आप जानते हो कि लाइफ इम्प्रीजमेंट यहाँ पे दे दी जाती है कि जाओ भाई जेल में ही रहना। ओके, तो गाइज़ इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और पहले की जो लेसन है उसे भी मैं कंप्लीट कराते रहूँगी, तो उसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोग को इसी तरीके से हर एक मंथ की विज़न है इसकी मैगजीन्स अगर आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन हमारे साथ करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू। गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हमारे यहाँ पे मई मंथ की है। तो हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, जिसमें कि 3 टॉपिक है, इसे हम लोग देखेंगे, साथ में न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी है।
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी देखेंगे एंड देन यहाँ पे एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आपके यहाँ पे डिटेल्स जो है कुछ पॉइंट्स आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट नेबर है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी और यहाँ पे आर्टिकल्स है जो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड ऑन होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के द्वारा एग्रीड किया गया है कि अब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे आप देखो यूएस लीड इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें कि टोटल आज के डेट में 14 कंट्रीज़ है। तो जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने यहाँ पे उसके पार्ट बने हैं, मेंबर बने हैं, तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अब आपको इसके बारे में जानना होगा। तो इंडो पैसिफिक, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो इंडो पैसिफिक वाला एरिया और साथ ही साथ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये एक यूएस लीड है, यानी कि यूएस के द्वारा ये चलाया जाता है, जिसमें कि फ्रेमवर्क वगैरह लाई गई है कि कैसे जो रिलेशनशिप है इस इंडो पैसिफिक वाले कंट्रीज़ के बीच में वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही इकोनॉमिक में और जो ट्रेड मैटर है इसमें जो भी कंसर्न है इस रीजन को लेकर उसमें और भी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप देखो कि जितने भी कंट्री है उनके बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। साथ ही मेंबर स्टेट कौन कौन है, तो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में आप देखो कि यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिजी, वियतनाम है। टुगेदर अगर हम लोग देखें तो ये सारी कंट्रीज़ जो है 40% यहाँ पे आप देखो कि कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल जीडीपी का। ग्लोबल जीडीपी या जीडीपी कहने का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका कहना है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल प्रोडक्शंस होती है गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, उनके समेशन को हम लोग जीडीपी कहते हैं। फाइन, तो जीडीपी से पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी जो है वो कितनी बेटर है या फिर कितनी डाउन है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखें तो यहाँ पे जो 14 मेंबर्स है उनके द्वारा यहाँ पे 40% तक ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क है जो कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी यहाँ पे ओपन है कि अगर कोई और भी देश इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अलावा भी और भी कोई देश है, अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते तो आराम से आकर ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि 4 पिलर्स हैं। तो 4 पिलर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले आप देखो कि कनेक्टेड इकॉनमी है। जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकॉनमी कनेक्टेड होनी चाहिए। हाई स्टैंडर्ड रूल्स हो, वो भी डिजिटल इकॉनमी में, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर जो डेटा फ्लो होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो डेटा यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है, और डेटा लोकलाइजेशन की जो बात की जाती है। जैसे आप देखो कि डेटा लोकलाइजेशन कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आज की डेट में, आप भी यूज़ करते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। तो फेसबुक आप देखो कि उसकी जो डेटा लोकलाइजेशन है वो यूएस में होती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ के ही फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके द्वारा आप देखो जो सर्वर लगाया गया है वो यूएस कंट्री में ही लगाया गया है, अमेरिका में। तो इसलिए डेटा लोकलाइजेशन जो है वहीं पे होती है, डेटा को लोकलाइज करके रखा जाता है। इसके ऊपर आप देखो कई बार इस पे बात की जाती है कि हमारे देश में भी तो ऐसी डेटा लोकलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है उनकी भी प्रोफाइल है फेसबुक, इंस्टा, ये व्हाट्सअप सब में। तो आपने सुना होगा कि फेसबुक के जो फाउंडर है उन्होंने जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है, उनको पूरा डेटा उन्होंने बेच दिया था फेसबुक का, और वो इस चीज़ को कमिट भी किए थे। तब आप समझो क्यों वो बेच पाए, क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन उसी कंट्री में है। अगर ये डेटा लोकलाइजेशन हमारे कंट्री में होती ना तो इतना आसान नहीं था कि कोई भी देश के लोग जो है हमारे देश के लोगों की कोई भी डेटा को वो बेच सके। ठीक है, तो इस पर हमेशा बात होता है। तो डेटा लोकलाइजेशन कहने का मतलब है कि एक सर्वर बना दो हमारे इंडिया में, और जितने भी इंडिया के लोगों की प्रोफाइल है वो हमारे इंडिया में ही सेव होगी। अगर हम चाहेंगे कि 10 साल पहले जो हमने फेसबुक पे पुरानी फ़ोटोज़ पोस्ट की थी, आज की डेट में अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो भी डिलीट हो सके आराम से, यानी कि सिर्फ प्रोफाइल में ही डिलीट ना हो, वो सर्वर से ही डिलीट हो जाए। साथ ही रेजिलिएंट इकॉनमी की बात की जाती है कि सप्लाई चेन कमिटमेंट हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलिएंट इकॉनमी हो, और इस्टेब्लिश करना है। इट मीन्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए इस इकॉनमी में। इट मीन्स की जो सप्लाई चेन है इसमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए। फाइन, फिर है क्लीन इकॉनमी। क्लीन इकॉनमी आप देखो कि कहा जाता है कि कमिटमेंट हो क्लीन इकॉनमी में। डीकार्बनाइजेशन के ऊपर बात की जाती है कि आप देखो कि कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेटर है कि हम लोग को फोकस करना होगा कि कार्बन इमिशन को कट डाउन करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी हो जिससे कि गुड पेइंग जॉब्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। कई बार आप देखते हो कि ऑब्वियसली हमारे देश में भी हर एक सेक्टर में, अगर हम लोग इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी जो लैकिंग है
वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी फर्स्ट लैकिंग है, सेकंड लैकिंग है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कमी है। सो दैट्स वाई हमारे देश में क्या होना चाहिए, और पूरे ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है। क्लीन एनर्जी कहने का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर आज के डेट में आप देखो कि कार्बन इमिशन कम करना है तो आपको यहाँ पे पेट्रोल और जो डीजल व्हीकल्स है उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर CNG व्हीकल्स, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कंक्रीट और हाई एम्बिशियस टारगेट होगा, और यहाँ पे सारे कंट्रीज़ एक साथ आकर जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है, इट मीन्स कि रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में हो, कार्बन रिमूवल के एरिया में, एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड के एरिया में, तो इन सब जगह हम लोग यहाँ पे काम करेंगे मिलके। और न्यू मेजर्स लेना है, जिससे कि जो मीथेन इमिशन, एक तो कॉज ऑफ कंसर्न हमारा कार्बन इमिशन है ही, लेकिन इसके अलावा भी आप सेकंड देखोगे तो मीथेन इमिशन है, और सबसे ज़्यादा मीथेन की जो इमिशन होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। और उसमें से भी आप देखो कि जो राइस की कल्टीवेशन होती है ना, उसमें इमिशन जो है मीथेन की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा फसल को उगाने में, उतना ही ज़्यादा जो है मीथेन का इमिशन होगा। तो ये बातें कही गई है। फेयर है यहाँ पे, फोर्थ जो पॉइंट है, पिलर है, वो है फेयर इकॉनमी। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा इकॉनमी हो रहा है जिसमें कि ब्लैक मनी का बहुत ज़्यादा इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में जो कन्वर्ट किया जाता है, ये नहीं होनी चाहिए। एंटी ब्राइबरी रिजिम होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ब्राइब वगैरह जो करप्शन चलता है इकॉनमी में, वो नहीं होनी चाहिए। इन्फोर्सिंग रिजिम्स होना चाहिए, जिससे कि जो करप्शन है और जो फेयर टैक्सेशन है वो इंश्योर कर सके। आज के डेट में आप देखो कि टैक्सेशन यानी कि टैक्स चोरी करने के भी यहाँ पे बहुत सारे उपाय लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो टैक्स चोरी करना ये सही नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जो पैसे हम लोग यहाँ पे अर्न करते हैं और जो टैक्स के फॉर्म में हम लोग सरकार को पे करते हैं, सरकार उसी सारे पैसे को इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए सोशल स्कीम्स लेकर आते हैं। तो सरकार अपने पास पैसे रखती नहीं है, उन पैसों का इस्तेमाल ही हमारे देश के डेवलपमेंट में होता है। सो दीज आर द 4 पिलर्स जो कि जिसपे कि ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली बात है कि बेटर इकॉनमिक यहाँ पे पार्टनरशिप है। आप देखो कि एक न्यू रूल्स बनाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में और भी जो मैटर है और भी जो कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक होगी, यानी कि यहाँ पे फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक जो है बिल्डिंग की जाएगी, जिससे कि यहाँ पे सारे कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो कनेक्टेड होगी, प्रॉस्पेरस होगा। साथ ही सप्लाई चेन को और ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना है। रेजिलिएंट कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा कि जब पेंडेमिक आया कोरोना वायरस, तो सबसे पहली बात हुई कि सप्लाई चेन ब्रेक हो गया, ठीक है, जिसके कारण जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोपोर्शन थी वो यहाँ पे ब्रेक हो गई। काफ़ी कंट्रीज़ को जो भी चीज़ चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही थी। इवन हम लोग खुद इंपोर्ट डिपेंडेंसी कंट्री है, तो हमारे देश में बहुत सारे कंट्रीज से जो है जो सामान हम लोग इंपोर्ट कराते वो नहीं आ पा रहा था। इसके बाद ही समझ में आया कि अब हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है। इट मीन्स कि इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करना है, अब हमें अपने देश में प्रोडक्शन का ध्यान देना है। साथ ही साथ ऐसा सप्लाई चेन होना चाहिए कि कोई भी आपदा आए, चाहे पेंडेमिक आए या फिर कोई भी आपदा आए, वो सप्लाई चेन कभी ब्रेक ना हो, ठीक है। साथ ही काउंटरिंग चाइना, आप देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और मकसद है कि चाइना को काउंटर करना, क्योंकि आपको पता है कि चाइना हमेशा चाइना प्ले कार्ड यहाँ पे खेलता है, जिससे कि आप देखो कि हर एक कंट्री को अपने जो है डेट में, यानी कि जो कर्ज वाला जाल है उसमें फंसाता है। तो डेट ट्रैप में बहुत ज़्यादा चाइना फंसा रहा है और अपनी जो दबदबा है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो फैला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना का जैसा कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, तो उसको साइड रखना ज़रूरी है। इसलिए भी ये तभी हो पाएगा जब जितने भी कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक वाले रीजन में है एक साथ आएंगे और इस तरीके का एकजुट मिलकर ये काम करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। साथ ही देखिए जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसके लिए एक पार्टनरशिप करना है। ग्लोबल इश्यूज़ आप देखो आज के डेट में एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी भारी बात होती है। डीकार्बनाइजेशन करनी है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है उसके पीछे रीज़न ही है कार्बन इमिशन। तो डीकार्बनाइजेशन करनी है। साथ ही क्लाइमेट क्राइसिस है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आज भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में मानसून सही तरीके से अभी तक नहीं आया है। साथ ही इफेक्टिव यहाँ पर टैक्स होने चाहिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम होनी चाहिए और एंटी ब्राइबरी रिजिम भी होनी चाहिए। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस है ये सब ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखते हैं हमारे देश के लिए, हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा, तभी तो सोच के ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि जो रीजनल ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेशन करना है। अभी मैं बोली कि जब पेंडेमिक आया तब हमें समझ में आया कि हमारा जो सामान है, यानी कि हमें जो दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कराना है सामान, वो समय पर हमें नहीं मिला।
तब हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे और प्रोडक्शन करेंगे हमारे देश में। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे लिए हमारे पास कुछ ऐसे देश भी तो होनी चाहिए, कुछ ऐसी पार्टनरशिप भी तो होनी चाहिए कि जिससे कि हम अपने प्रोडक्शन किए हुए प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को हम लोग दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर सके, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि आप देखो कि अगर सामने वाले कंट्री के साथ आपकी रिलेशन अच्छी है, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी रिलेशन अच्छी है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी वहाँ पे अच्छा होता है, नेपाल में भी अच्छा होता है, भूटान में तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज हमारी रिलेशन अच्छी है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली बात यही आती है कि अगर आपको इकॉनमी अपना बूस्टअप करना है, अपने एक्सपोर्ट करनी है ज़्यादा, तो सामने वाले कंट्री से दोस्ती बढ़ाइए, उससे रिलेशन बेटर कीजिए। तो इसलिए पार्टिसिपेशन होगा हमारा रीजनल ट्रेड में यहाँ पे। साथ ही अलाइंड है, यानी कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है वो भी इसी एरिया से पूरा हो जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक हमारे नज़दीक में है, तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि अदर अपॉर्चुनिटी देखें तो ये एक मेगा इकोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट भी है, यानी कि चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर है। आपको पता है हम लोग तो ऐसे भी परेशान रहते हैं कि चाइना अपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ते सामान जो है हमारे यहाँ डंप करके चले जाते हैं, जिसके लिए हमें एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगानी होती है, काउंटरफीट ड्यूटीज़ लगानी होती है। अब ये मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोग के सामने, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग ड्यूटी ओके एंड काउंटरफीट ड्यूटी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे फोर्थ हमें फ़ायदा होगा कि पार्टिसिपेशन है रेजिलिएंट सप्लाई चेन में। तो रेजिलिएंट सप्लाई चेन जो है वो एक मोटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इट मीन्स कि जो सप्लाई चेन ब्रेक हो गया था वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो हमें भी तो चाहिए ना कि ऐसी ही कुछ ऐसी सप्लाई चेन हो जो कि ब्रेक ना हो, तो इसलिए भी हम लोग इसका पार्ट बन रहे, जिससे कि कोई भी आपदा आए, तो आपदा तो आती ही रहती है, तो उसमें हमें परेशानी ना हो, हमारे देश को परेशानी ना हो। फाइन। उसके बाद अगर देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं कि हर कुछ पॉजिटिव ही है। तो इश्यूज़ क्या है? सबसे पहली बात है कि देखिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस लीड है। तो सेकंड थिंग यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें क्लैरिटी नहीं है, ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि चाइना को काउंटर करना जो है वो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि करंट फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा लग रहा है इनके फ्रेमवर्क से कि जिस तरीके से चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस है इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, उसको काउंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर डायरेक्ट इंसेंटिव्स ऑफर्ड की कमी है। साथ ही यूएस डोमिनेशन का भी फियर है कि यहाँ पे यूएस कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे। जैसे कि आप देखो काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे 5G टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, साथ ही यूएस का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एडवांस होगा, क्योंकि यूएस लीड यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बातें चलेगी वो यूएस की ही चलेगी। साथ ही ओवरलैप है BDN और B3W। BDN आप देखो ब्लू डॉट, तो BDN की अगर हम लोग बात करें, ब्लू डॉट नेटवर्क है और बिल्ड बैक बेटर है। तो BDN क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसमें कि आप देखो कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। और बिल्ड बैक बेटर में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हाई स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ पे इसका एम है उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। पॉसिबल वायलेशन है जो WTO का रूल्स है उसमें वायलेशन देखने को मिलेगा। तो WTO का जो रूल्स है ये ग्रांटिंग, यानी कि आप देखो कि कुछ ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो यहाँ पे परमिट करती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को परमिट नहीं करेगी। साथ ही एब्सेंस है, यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की अभी तक इस फ्रेमवर्क में बात नहीं किया गया है। आप देखो कहीं पे भी आप ट्रेड करो या किसी भी कंट्री के साथ आपका रिलेशन है तो ऑब्वियस है कि डिस्प्यूट्स तो अराइज होंगे। तो आज के डेट में तो चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसके रिड्रेसल का भी यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए जिस पे अभी तक बात नहीं किया गया है। कंक्लूजन में कहा गया है 3T है, इट मीन्स कि ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलाइन है, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा गया है जब इस सेरेमनी को लॉन्च किया जा रहा था। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जो है ये बिल्ड करेगा तभी जब मेंबर यहाँ पे पर्टिकुलरली जो यूएस है वो एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ एकोमोडेट करेंगे। अगर ये अचीव हो गया तो दोनों के द्वारा यहाँ पे जो इंटेंटेड आउटकम्स है वो डिलीवर होगा। साथ ही अगर यूएस की बात करें तो वो एकोमोडेटेड नहीं है और ना ही अपने इंटरेस्ट के साथ वो ड्रिवन होंगे। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर ये इसी तरीके से यूएस जो है अपने हिसाब से वो चलेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे तो ऑब्वियसली कि ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन करने वाला है। ठीक है, तो देखिए यूएस के द्वारा ये लाया गया है तो यूएस के लिए ये क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस के लिए एक पार्ट है जो कि आप देखो डिकेड ओल्ड जो पाइवट टू एशियन प्रोग्राम है ना उसी का ये पार्ट है। यानी कि आप देखो कि यूएस के द्वारा भी हमेशा काम किया जाता है एशिया के साथ, क्योंकि एशिया आप जानते ही हो कि एक सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे अधिकतर जो है डेवलप कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, तीनों की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूएस हमेशा से इस एरिया में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आज भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये इसी का पार्ट है। साथ ही इससे यूएस को काफ़ी हद तक यहाँ पे हेल्प मिल पाएगा कि वो इकोनॉमिक लीडरशिप लेकर चले ईस्ट एशिया में और आसियान रीजन में।
आपको बताना है कि आसियान में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ का नाम बताना है, ठीक है। साथ ही आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस के वे ऑफ शोइंग का भी पार्ट है, यानी कि मेनली जो फोकस आपको यूरोप वाले कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो यूरोप वाले कंट्री जो है आज के डेट में लड़ रहे हैं, वो लोग तो वॉर में ही बिजी है, तो इसलिए यूएस को लग रहा है कि क्यों ना ये एशियन कॉन्टिनेंट और जो इंडो पैसिफिक वाले कॉन्टिनेंट है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि यूएस के द्वारा इंडो पैसिफिक वाले रीजन में क्यों यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि इंडो पैसिफिक का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो देखिए अर्थ की टोटल पॉपुलेशन का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडो पैसिफिक वाले रीजन में बसा हुआ है। 1/3 अगर ग्लोबल जीडीपी देखें तो वो यहीं पे कंट्रीब्यूट करता है। कुछ जो यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट कैपेबल मिलिट्रीज़ जो है वो इसी रीजन में देखने को मिलेगा, जैसे कि एडवांसिंग यूएस की जो कमर्शियल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो इस एरिया में ज़्यादा फुलफिल हो पाएगा। साथ ही इंडो पैसिफिक आप देखो कि मोर देन 3 मिलियन अमेरिकन जॉब्स भी सपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली आप देख सकते हो कि $900 बिलियन तक का एफडीआई भी यूएस में आता है इसी रीजन से। साथ ही यूएस अलाइज है, पार्टनर्स है इन रीजन में, जो कि यूएस की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को देखते हैं वो भी इस रीजन में। अब रीज़न ये देखते हैं कि क्यों स्लो पेस है इंगेजमेंट का, यानी कि इंडो पैसिफिक के साथ इतना स्लोली जो है वो इंगेजमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि यूएस की स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है इस रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बरकरार रखने में। यानी कि इस रीजन में जितने भी यहाँ पे कंट्री है उनका अपना क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को यहाँ पे बरकरार रखने में यूएस की जो स्ट्रैटेजी है वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। अब देखते हैं और भी क्या इनिशिएटिव इस रिसेंट पास्ट में लिया गया है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा ये कहा गया था और ये समझा गया था कि एशिया का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है और इंगेज जो है वो चाइना, इंडिया और जापान के साथ ज़्यादा बढ़ेगा। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि यहाँ पे अमेरिकन प्रायोरिटाइजेशन है एशिया पे, तो इसलिए यहाँ पे हमें न्यू डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रंप ने यहाँ पे आप देखो कि टीपीपी से, ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप था, उससे ट्रंप ने अपने आप को जो है यूएस को बाहर कर दिया। बाइडेन की अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को और ये कहा जा रहा है कि यूएस की इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में होनी चाहिए। तो आप देखो जॉर्ज बुश से बाइडेन तक का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बारे में, वो इस इंडो पैसिफिक वाले रीजन में के बारे में क्या सोचते हैं ये पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दी। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। इंडिया के लिए है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि डिजिटल इकॉनमी के लिए कुछ रूल्स हैं वो यहाँ पे होगा, जैसे क्रॉस बॉर्डर जो डेटा फ्लो होता है, डेटा लोकलाइजेशन होता है, जिसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में भी सर्वर वगैरह इंस्टॉल हो, जिससे कि हमें दूसरी कंट्रीज़ जब हमारे डेटा को बेचते हैं तो उससे हमें परेशानी ना हो, इस पर हम लोग काम कर सकें। साथ ही आप देखो कि जो भी फ्री ट्रेड डील है उसको अवॉइड किया जा रहा है। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कुछ रूल्स फ्रेम हो जो कि लेबर स्टैंडर्ड का हो। चीप आप देखो कि बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारे देश में भी लेबर है। साथ ही अगर देखें तो यूएस जो है वो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया के ऊपर एक प्रेशराइज बनता है कि परमानेंट मोराटोरियम लगाना कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा है। तो WTO के द्वारा भी आप देखो इस तरीके का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें कस्टम ड्यूटीज़ लगते हैं, तो कस्टम ड्यूटीज़ में जो है एकदम से रोक लगा देना, इस तरीके का भी यहाँ पे कोशिश किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फाइन, तो ये देखिए ये सारे कंसर्न है हमारा कि क्यों हम लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक अच्छी आर्टिकल है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट मेंबर तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही पूछ लेते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक ब्लॉक अगर हम लोग इंडो पैसिफिक वाले रीजन में देखें तो जिसमें कि आप देखो आसियान मेंबर हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि टोटल अगर आप हम लोग देखें जो यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वाला जो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 11 मेंबर हैं। इन सब के अलावा भी यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिले भी है। RCEF की बात करें, ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चाइना, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसमें कि हमने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा। इसमें 4 पिलर्स है कैसे ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बने हैं, जिसमें कि कनेक्टेड इकोनॉमी, रेजिलिएंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, इनके बारे में देखा। देन सिग्निफिकेंस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे लिए क्या है सिग्निफिकेंस, लेकिन कहीं ना कहीं इश्यूज़ है ये देखा। यूएस ये इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक में क्यों इंटरेस्ट है, हर एक एंगल हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है रैट्स का, जो कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, और ये एज्यूम किया जा रहा है कि हम लोग एक चेयरपर्सन जैसा रोल भी प्ले कर पाएंगे SCO रैट्स मैकेनिज्म में। तो देखिए SCO का मेंबर अगर हम लोग देखें तो ये है रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड इंडिया। फाइन, तो SCO की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअली ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है,
जिसका गठन 2001 में हुआ था संघाई में। उस समय आप देखो कि कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान कंट्रीज़ थे। बाद में चलकर यहाँ पे कंट्रीज़ और ऐड होते गए। 2017 में अस्थाना में जब मीटिंग हुई थी तब इंडिया और पाकिस्तान जो है यहाँ पे फुल मेंबर जैसा ज्वाइन किए थे। इससे पहले ऑब्जर्वर कंट्री थे हम लोग। आज भी आप देखो ऑब्जर्वर स्टेट है जिसमें कि अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और मंगोलिया है। एससीओ का मेन गोल क्या है? मेन गोल है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट है इस रीजन में, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सेंट्रल एशिया है इसमें जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको और स्ट्रेंथन करना, साथ ही इफेक्टिव कॉपरेशन हो इस रीजन में, यानी कि हर एक फील्ड में, चाहे वो ट्रेड हो, इकॉनमी हो, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, हर एक फील्ड में, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सारे रीजन में हमारा कॉपरेशन हो। साथ ही जॉइंट एफर्ट्स हम लोग लेकर आए जिससे कि यहाँ पे पीस हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो इस रीजन में। साथ ही हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करें, यानी कि डेमोक्रेटिक, फेयर, रीजनल, न्यू जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर है। एससीओ का आप देखो कि ऑब्जर्वर है, यानी कि कहाँ? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। कब से? तो 2005 से। तो ये भी याद रखना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद ही ऑब्जर्वर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है इंडिया के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो एप्रोप्रिएट यहाँ पे यूरेशियन स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट करने में हमारा जो यहाँ पे रीजनल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आप देखो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री से बहुत ज़्यादा है। हम लोग ऐसे भी चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री से जो है हम लोग यहाँ पे जुड़े, क्योंकि काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, पार्टनरशिप होगी, मेंटेन कर पाएंगे, सॉवरेनिटी होगी, तो ये सारी चीज़ें हो पाएगी। तो हमारा इस रीजन में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। रीजनल सिक्योरिटी भी है, क्योंकि आप देखो हमारे चारों ओर से चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो टेररिज्म को काउंटर करना, सेपरेटिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, तो इन सारे टॉपिक्स पे भी हमारा जो है इस रीजन को ज्वाइन करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सब में न्यूट्रल हो पाएंगे। साथ ही इससे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिल पाएगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अफगानिस्तान में रहने वाले तालिबान का, तो वो भी हमें कम हो पाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे राइट्स में पार्टिसिपेट किए हैं, तो इससे एक न्यू लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो पाएगी इंडिया के साथ। इकॉनमिक कॉपरेशन देखें तो 3 क्रिटिकल एरिया है, जैसे एनर्जी, बिल्डिंग, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें कि हम लोग तीनों मिलकर दोनों यहाँ पे एससीओ में हम लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करें तो यहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग इसलिए भी अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर है, इन सारे देशों में कोयला का खदान है, ऑयल है, गैस है, यूरेनियम है। तो जो कंट्रीज़ जो भी चीज़ें हम लोग वेस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ से हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पे भी अगर अपना इंटरेस्ट दिखाए तो हमें ये सारी नीड फुलफ़िल हो पाएगी, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस एरिया है वेस्ट कंट्रीज़, ठीक है, गल्फ़ कंट्रीज़ जिसे हम लोग कहते हैं। एनर्जी कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया आप देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, तो हमें क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, तो इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम लोग वही कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा दोस्ती करते हैं जिनके पास इन सारी चीज़ों का रिजर्व्स है। साथ ही अफगानिस्तान इशू भी है रीजनल सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी पर्पस से भी हम लोग ये इसको भी ज्वाइन करके रखें। साथ ही पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि ये दोनों इस एससीओ के मेंबर है, तो इसलिए भी हम लोग इसके मेंबर बने, जिससे कि इन कंट्रीज़ के साथ क्लोज रह के साथ काम कर सकें। टूरिज्म में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कनेक्शन है, यहाँ पे तो साइलेंस है, बट हम लोग जो है यहाँ पे अपनी रिच कल्चर, हिस्टोरिकल जो टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको हम लोग अपने जो एससीओ कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे। लेकिन हमें जो है आप देखो आज की डेट में कुछ चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इस एससीओ कंट्रीज़ के साथ। सबसे पहला कि जो यूरेशिया का एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको अडॉप्ट करने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में आप देखो कि जिस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ में टेंशन अराइज़ हो रहे हैं, साथ ही आगे आप बढ़ो तो आज की डेट में जो रशिया और यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है, इन सब कंट्रीज़ के में इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि जो जियो स्ट्रैटेजिक और जो जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, कंपटीशन है, वो कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एससीओ की बात करें तो ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है चाइना और रशिया का फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिससे कि आप देख सकते हो कि जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे मिनिमाइज़ होगा और ये सेंट्रल एशिया से बाहर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी है। इंडिया पाकिस्तान का जो राइवलरी है वो भी एक मेन स्ट्रीम है कि आज के डेट में देखो कि हमारी जो रिलेशनशिप है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो अप टू द मार्क नहीं है और भी ज़्यादा ख़राबी होते जा रहा है रिसेंट टाइम में। वहीं चाइना पाकिस्तान का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो ये ऑल वेदर फ्रेंड है, चाहे कुछ भी हो जाए चाइना पाकिस्तान एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो एक बैलेंस ऑफ पावर है साउथ एशिया में, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है। डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का लाया गया है, तो इंडिया जो है नवंबर 2020 में यहाँ पे डिडेंट ज्वाइन अदर मेंबर्स ऑफ एससीओ, यानी कि इस तरीके का जो यहाँ पे चाइना का यहाँ पे ये प्रोग्राम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको हम लोग नहीं साथ दे रहे हैं और अभी तक हमने साइन नहीं किया है, बस इसलिए क्योंकि इसकी जो रास्ता है एक पाक ऑक्यूपाइड वाले एरिया से होकर गुजर रहे हैं।
लैक ऑफ कनेक्टिविटी भी है हमारा सेंट्रल एशिया और इसको बियॉन्ड जाने के लिए हमारे पास जो है एक डायरेक्ट रूट नहीं है जिससे कि हम लोग कनेक्ट हो पाए। वीक फाइट है, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट में जो हम लोग कह रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो टेररिस्ट के अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर पाएंगे, तो एज सच कुछ हो नहीं पा रहा है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि सबसे पहले इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट को देखना होगा, यानी कि एससीओ मेंबर्स का सपोर्ट लेना होगा, जिससे कि हम लोग जो मेजर नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी प्रपोजल है, जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को कनेक्ट कर पाएंगे रशिया से और ईरान को इंडिया से और आसियान से, तो इस पर हम लोग को फोकस करना होगा। चाबार पोर्ट जो हमने ईरान में बनाया है इस पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि हम लोग, आप देखो कि ईरान के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंच सकते हैं। व्लादिवोस्तोक और जो चेन्नई वाला सी लेन है कम्युनिकेशन का, इसे और ज़्यादा फास्ट करना होगा, जिससे कि हमारा जो रशिया का फार ईस्ट है उसको भी हम लोग इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड है कि हमें जो चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी जो रिलेशन इतनी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गई है, तो हमें यहाँ पे अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना होगा डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि इकोनॉमिक कॉपरेशन में, ट्रेड में, एनर्जी में, रीजनल कनेक्टिविटी में। तो इन सारे सेक्टर में हम लोग को अपनी जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचना होगा। साथ ही जो मिलिट्री कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे काम करना होगा। कंस्ट्रक्टिव रोल लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन में। तो एक आप देख सकते हो कि ये जो सेंट्रल एशियन है, ये चाइना और रशिया के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे मैप में, या दिस इज़ यहाँ पे सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ है, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, ये रशिया है और ये चाइना है। इन दोनों के बीच में ये सैंडविच बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग को भी यहाँ पे बैलेंस रूप में काम करना होगा। फाइन। साथ ही यहाँ पे देखो कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे भी हम लोग को मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। साथ ही पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पे भी ध्यान देनी होगी, तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करना होगा। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे हमारा जो है एससीओ के बारे में। लेकिन रैट्स जो इसकी एक यहाँ पे आप देखो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ये रैट्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक परमानेंट एससीओ का बॉडी है जो कि मिली 2002 में, यानी कि 2001 में ये आपका एससीओ आया था, 2002 में ये रैट्स आया था। तो रैट्स में क्या है ना कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जिसमें कि टेररिस्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है इसको कम किया जाता है, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म में यहाँ पे काम किया जाता है। रैट्स का जो प्लेटफॉर्म है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे कि सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं उनको मिल सके। रैट्स में अगर हम लोग देखें तो जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और अदर जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जिससे कि जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ कोई भी है तो उसको टैकल कर सके। रैट्स अगर आप देखो तो एक डेटाबेस भी मेंटेन करते हैं जो भी टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी। साथ ही रैट्स फ्रेमवर्क के तहत देखिए जो एंटी टेररिस्ट कैपेसिटी है एससीओ मेंबर स्टेट्स का, ये भी डेवलप किया गया है, यानी कि एनुअल जॉइंट जो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है उसको होल्ड करने के साथ ही जो है इसको यहाँ पे आपका डेवलप किया गया है। तो ये रैट्स हुआ। साथ ही एससीओ का वर्किंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हेड ऑफ आप देखो कि स्टेट काउंसिल है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है जिसमें कि मेनली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मल्टीलैटरल कोऑपरेशन का। साथ ही 2 परमानेंट बॉडी है और एससीओ बिजनेस काउंसिल है फॉर एक्सपेंडिंग जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए, और एससीओ का इंटर बैंक कंसोर्टियम है जो कि बैंक सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए है। इसके अलावा आप देखो जो 2 बॉडी है, 2 बॉडी में सबसे पहले सेक्रेटेरिएट है और रैट्स है। तो रैट्स है जिसमें कि हमने देखा कि जो भी यहाँ पे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर काम किया जाता है उसको काउंटर करने के लिए। साथ ही जो सेक्रेटेरिएट है इसमें क्या है कि एससीओ की जितनी एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है और इन्फॉर्मेशन, एनालिटिकल, लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट एससीओ, इट मीन्स कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट नेबर्स। तो यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंडिकेट किया गया है कि हमारा जो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और जो नेपाल है जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर्स है जापान के साथ, और जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है रिसेंटली यहाँ पे ये बताया गया कि ये सारे कंट्रीज़ है जो कि हमारे लिए मोस्ट ट्रस्टेड है। तो नॉर्थ ईस्ट नेबर कौन कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट नेबर आप देख सकते हो चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान और म्यांमार है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर होता है ये टोटल 5812 किलोमीटर है। तो आइए पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखो कि कौन कौन से कंट्री है। तो फर्स्ट वन इज़ नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है बांग्लादेश, फोर्थ है चाइना एंड फिफ्थ है यहाँ पे नीचे म्यांमार, ठीक है। और क्लियर करना है तो यहाँ पे आप देखो हमारे 7 सिस्टर है यहाँ पे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। फाइन। और भी देख सकते हो क्लियर अगर आपको देखना है
तो ये रही हमारी पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर यानी इंटरनेशनल कंट्री, और जो यहाँ पे स्टेट है हमारा नॉर्थ ईस्ट में, तो ये रहा हमारा भूटान और नेपाल जिसके बीच में सिक्किम है। देन यहाँ पे आप देखो ये बांग्लादेश है जिससे कि बॉर्डर यहाँ पे शेयर होता है हमारा वेस्ट बंगाल का, तो ये यहाँ पे नहीं आता। साथ ही आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिज़ोरम है। फिर ये म्यांमार है, म्यांमार से जो बॉर्डर टच होती है ये है मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। देन ऊपर है चाइना। फाइन। सो मैप देखते रहिए, मैप से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में देखें तो अभी हमने यहाँ पे 8 स्टेट है, यानी कि सिक्किम को ऐड करके 8 स्टेट हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है कि जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारा कंट्री का ये जो स्टेट का बॉर्डर है वो इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे आपका जो है टच होता है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक अच्छा रूप ले सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे 34% कंट्रीज़ की जो है वाटर रिसोर्स है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 40% इंडिया का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। एक्सेस है मार्केट का, यानी कि आप देखो कि यहाँ पे ट्रेडिशनल जो डोमेस्टिक मार्केट है ईस्टर्न इंडिया का वो भी इससे कनेक्टेड है। सेंट्रल पिलर है, यानी कि हमारा जो कानून है और हम लोग जो पॉलिसी पे काम करते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये दोनों का सेंटर है यहाँ पे। अब ये समझते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। हम लोग कह रहे हैं कि ट्रस्टेड रिलेशन है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स से, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रस्टेड रिलेशन रखेंगे तो हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि आज की डेट में अंडर डेवलप्ड है, तो इसमें डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग देखें जो मेन लैंड इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज से, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ है, और इसमें एक मणिपुर और आसाम जो है एक ब्रिज जैसा काम करता है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो रिफ्यूज़ी वगैरह का जो मामला होता है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही जो चाइना है, डोकलाम इशू हमने देखा गलवान वाला पैंगोंग शो में जो इन्होंने स्टैंड ऑफ किया था, उसके कारण आप देखो सिक्योरिटी बहुत कम है इस रीजन में। जियो पॉलिटिकल अगर हम लोग देखें तो ग्रेटर इंगेजमेंट है यहाँ पे कुछ रीजन है उसके साथ, जिसमें कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फुटहोल्ड आप लोग देख सकते हो कि इसके साथ यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे एक मौका मिला है। साथ ही हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि हम लोग म्यांमार एक गेटवे है जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, एशियन कंट्रीज़ के साथ भी। साथ ही जो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, क्योंकि आप देखो सप्लाई चेन जो है वो फास्ट फ्यू डिकेड से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया भी है, ठीक है। और ये सब ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे एक अपना अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब है तो इनसे भी हम लोग लर्न करके अपने देश में भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। लेकिन मेजर इश्यूज़ है, कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। जैसे फर्स्ट है कि इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि कंट्रीज़ अगर हम लोग इंडिया के सराउंडिंग्स देखें तो जो भी वॉलेटाइल सिचुएशंस है वो काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो लैक ऑफ एनफ रिसोर्सेज है, पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बॉर्डर देखें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, जिससे कि उन सारे देश के लोग जो है हमारे देश में इलीगल तरीके से इंटर कर जाते हैं। नारकोटिक इंडस्ट्री फीलिंग क्राइम्स हो रहा है, यानी कि आप देखो कि नारकोटिक वगैरह जो है ये सब ड्रग्स वगैरह का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल है। यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल जिसमें 3 देश आते हैं, एक थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है, जिसमें कि ड्रग्स का यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, और ये हमारे देश में इजीली अवेलेबल होते हैं। 2 रीज़न है जिसके कारण हमारे देश में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी होती है। एक तो गोल्डन ट्रायंगल हो गया, दूसरा आपको बताना है, चलिए मैं बता देती हूँ, वो है गोल्डन क्रिसेंट। लेकिन आपको ये बताना है कि गोल्डन क्रिसेंट में और कौन कौन से कंट्री आते हैं। रिफ्यूज़ी प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। साथ ही लॉन्ग डिले है, यानी कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है बहुत धीरे धीरे बनता है, जिसमें कि आप देखो इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंडिया का इकोनॉमिक जो है अंडर परफॉर्मेंस है। ये एक ऐसा रीजन है जिसमें कि आप देखो कि डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही लोगों में आप देखो कि यहाँ पे इकोनॉमी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है। लिमिटेड कैपेसिटी भी है। इंडिया का कैपेसिटी अगर हम लोग देखें डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, मार्केट एक्सेस में, सिक्योरिटी गारंटी करने में, तो ये आज के भी डेट में लिमिटेड है। वे फॉरवर्ड भी कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और हमारा जो यहाँ पे एयर और मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसे इंप्रूव करना है। न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन पे फोकस करना है, जैसे आज के डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे बात करते हैं तो इस एरिया पे फोकस करना होगा। वहीं अगर फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो आज के डेट में वो रियली जो है प्रोहिबिटेड है। लिवरेजिंग यानी कि कल्चरल लिंकेज को यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे लेकर आना होगा, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव है, तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम लोग अपने देश को दूसरे देश के साथ जो है कनेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन पे भी ध्यान देना होगा, पर्टिकुलरली जो मैरीटाइम डोमेन है जहाँ पे चाइना जो है अपनी बिहेवियर को, असर्टिव जो बिहेवियर है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट में। साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड है उसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखो कि हाई लेवल कंसल्टेशन है, साथ ही यहाँ पे ग्रेटर मार्केट एक्सेस है,
फॉर इंडियन कमोडिटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेसिंग है, आईटी है, हेल्थ केयर है, टूरिज़्म है। तो ये सब कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे हम लोग जो है बेटर तरीके से ये सारे देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या मेजर्स लिया गया है जिससे कि नॉर्थ ईस्टर्न नेबर्स के साथ हम लोग अपनी रिलेशन को और ज़्यादा बेटर करें। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया है, यानी कि हम लोग जो है ईस्ट की तरफ काम करेंगे। पार्टनरशिप हमारा यहाँ पे है रीजनल और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि आप देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान कंट्री है, ARF है, ES है, बिम्स्टेक है, साथ ही IORA है, इंडियन ओशन रिजिम है। साथ ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे इंडिया मैरीटाइम थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनाई जा रही है, कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिससे कि ईस्टर्न इंडियन को हम लोग यहाँ पे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे जोड़ पाएंगे। ओके, साथ ही अगर लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, पहले क्या था कि ईस्ट की तरफ देखो, अब क्या है कि ईस्ट की तरफ एक्ट करना है, यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी था जो कि नरसिम्हा राव कमेटी के द्वारा यहाँ पे इसको लाया गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज किया गया मोदी जी के द्वारा, और ये कहा गया कि अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, बहुत देख लिया ईस्ट को, अब हम लोग इसके साथ काम भी करेंगे। फाइन। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट नेबर जो है वो हमारे लिए कितने ट्रस्टेड है, और हम लोग जो है उस हमारे लिए वो कितना सिग्निफिकेंस है, क्या क्या चैलेंजेस है, कहाँ पे हमें काम करना होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे डिटेल्स में देख लिया। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बेनिफिट होगा $26 बिलियन तक का। तो इंडियन प्रोडक्ट जो है वो करेंटली आप देखो 5% तक इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है UAE के द्वारा। तो UAE इंडिया का जैसे थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जो कि US और चाइना के बाद, तो इसलिए भी हमें यहाँ पे फ़ायदा ही होगा। 90% जो प्रोडक्ट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है UAE में, उसमें ज़ीरो ड्यूटी लगता है, तो फ़ायदा है। साथ ही परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होती है, मार्केटिंग और ऑथराइजेशन होता है। साथ ही आप देखो रूल्स ऑफ ओरिजिन भी यहाँ पे स्ट्रिंजेंट है। रूल्स ऑफ ओरिजिन कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है एलिजिबल है ड्यूटी फ्री के लिए और ड्यूटीज रिड्यूस होती है वो भी इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, तो उसमें हम लोग रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है डिटरमाइन करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या है कि आप देखो बायलैटरल ट्रेड जो है गुड्स में वो इंक्रीज़ होगा। एस्टिमेट किया गया है कि इसमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगे। बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि ओमान हो गया, कतर हो गया, ये सब। वहीं अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखें तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसमें कि जो भी हम लोग गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। फाइन। इंडिया जर्मनी के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है $10.5 बिलियन तक का ग्रीन डील, जिससे कि क्लीन एनर्जी यूज़ को बूस्ट कर सके। तो अच्छी बात है कि इंडिया और जर्मनी यहाँ पे साथ मिलकर आए हैं, जिसमें कि ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट जो पार्टनरशिप है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है। मेनली इंडिया और जर्मनी की बात करें तो क्लाइमेट टारगेट है यहाँ पे COP जो 26 हुआ था ग्लासगो में उस समय। तो यहाँ पे कहा गया था कि इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इंडो जर्मन रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप यहाँ पे लाया जाएगा। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो कॉरिडोर है, ग्रीन एनर्जी का कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेह हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन है, ये सब तरीके से, ठीक है। अदर भी इनिशिएटिव है, आप देखो इंडो जर्मनी यहाँ पे पार्टनरशिप है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के लिए। नीति आयोग की भी यहाँ पे आप देखो BMZ डायलॉग है, जिसमें कि जो SDC यहाँ पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइजेशन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जर्मनी है, जर्मनी के अगल बगल जितने भी कंट्री है उनका नाम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि समिट जो हुई है वो कोपेनहेगन में हुआ है, ठीक है। और नॉर्डिक कंट्रीज़ जिसमें कि 5 कंट्रीज़ आते हैं, जो कि है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इंडिया डेनमार्क टू फर्दर स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो चलिए हम लोग ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है अगेन यहाँ पे डेनमार्क के साथ स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 ईयर एक्शन प्लान लाया गया है, जिसमें कि मेनली हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकॉनमी, वाटर मैनेजमेंट, इन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। आउटकम्स क्या होगा, आउटकम्स यही है, आप लोग देख सकते हो कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव है यहाँ पे। साथ ही जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उस पर भी इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल सेंटर। साथ ही अगर देखें इंटरनेशनल सेंटर फॉर जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, ये वन हेल्थ रिसर्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम भी है। तो ये फर्स्ट ऐसा फोरम है जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में हुआ है, और ये प्राइमरी इंटरगवर्नमेंटल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जितनी भी प्रोग्रेस वगैरह हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है इन सारे गोल्स को, वो भी यहाँ पे देखा जा रहा है। इंडिया स्टेज आउट ऑफ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो इसका एम है कि इंटरनेट को ओपन, फ्री और न्यूट्रल रखना। ये आप समझ सकते हो कि 60 कंट्रीज़ है यहाँ पे जिनके द्वारा इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया, जिसमें US, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा, फ्रांस है।
इंडिया, चाइना, रशिया जो है वो लार्ज कंट्रीज़ में आते हैं और वो इस डिक्लेरेशन का पार्ट भी नहीं है। साथ ही इस डिक्लेरेशन की बात करें तो मेनली इनका काम है कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, एक ग्लोबल इंटरेस्ट यहाँ पे प्रमोट करना है जिससे कि फ्री फ्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो एडवांस हो सके। साथ ही जो ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें ट्रस्ट लेकर आना है और प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रेंथन करना है जो मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो कि शट डाउन करते हैं इंटरनेट में 2021 में वो 34 से इंक्रीज़ हो गया है, 29 से इंक्रीज़ हो गया 34 में। तो इसलिए आप देखो कि इंटरनेट जो शटडाउन वाली जो केसेस है वो बढ़ते जा रही है और सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है और इंडिया एकदम टॉप है। ठीक है, तो इंडिया में आप देखो कि बुदापेस्ट कन्वेंशन जो साइबर क्राइम का है उसको अभी तक हम लोग साइन नहीं किए हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि आप देखो ये ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ऊपर। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकॉनमी, देन यहाँ पे फिर से क्रिप्टो करेंसी और इकोनॉमिक सोवर्निटी है। लास्ट हम लोग ने अप्रैल मंथ में क्रिप्टो क्राइम्स भी देखा था, तो फिर ये टॉपिक आपका ये आप देख रहे हो कि रिपीटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होते रहता है जिससे कि आपकी जो यहाँ पे टॉपिक के ऊपर समझ और जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की है। तो यहाँ पे आज हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स की जितनी भी यहाँ पे टॉपिक है उसे हम लोग कवर करेंगे। देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमपी लैट्स। इससे रिलेटेड आपको पता है कि कंटिन्यूस 2 इयर्स जो है क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। साथ ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और अटल पेंशन योजना है। इन तीनों योजना को बेटर तरीके से यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो कि है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट्स इसे कहते हैं। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इसके अंदर रूल्स था ना उसको रिवाइज़ किया गया और इसमें जो भी इंटरेस्ट एक्युमुलेट किया गया है एमपी लैट्स फंड में वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में यहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा फॉर टाइमली और इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइन, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोग समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या बातें की गई है। पहले क्या था ना कि जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे आता था, एक्चुअली यहाँ पे एमपी लैट्स फंड बनाया गया है जिसमें कि आप देखो कि जितने भी यहाँ पे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके अपने अकाउंट हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं जो भी उनको लोकल एरिया में डेवलप करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखो कि इनके अकाउंट में जो है ऐड किया जाता था ये सारे फंड और इसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो प्रपोज चेंजेस है ना, ये इसका एम बस यही है कि आप देखो कि जितने भी फंड यहाँ पे एलोकेट किए जाते थे टाइमली इसमें कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता था या फिर ये फंड जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते थे। तो मेनली यहाँ पे एमपी लैट्स में जो ये कमी देखी गई है उस कमी को पूरा किया जाएगा यहाँ पे, इसलिए कुछ रूल्स में यहाँ पे चेंजेस की गई है। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि एमपी लैट्स का क्या है। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, बेसिकली उनको रिकमेंड किया गया है कि कुछ काम करना जिसमें कि नेचर में डेवलपमेंट हो, साथ ही यहाँ पे कुछ ड्यूरेबल जो कम्युनिटी एसेट है उसका क्रिएशन हो। और ये भी आप लोग देखो कि कुछ एरिया में जैसे कि नेशनल प्रायोरिटीज़ होती है कि पीने का पानी जो भी आप देखो कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लोकल एरिया में उनको डेवलपमेंट करना है जिसके लिए उनको फंड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल एरिया में जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे लोगों को यहाँ पे पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं उनको एजुकेशन अगर प्रोवाइड करनी है तो प्रॉपर तरीके से वो एजुकेशन प्रोविज़न होना चाहिए। साथ ही जो बेसिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना है और रोड वगैरह बनानी है जो कि कनेक्टिविटी हो सके। आज की डेट में आप देखो कि जो यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत आप देखोगे कि गांव-गांव में पक्की सड़कें बन चुकी हैं जो कि कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे उदाहरण है। तो इसलिए यहाँ पे रोड्स वगैरह का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बात किया गया। तो ये सारी यहाँ पे इस एमपी लैट्स का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सैलेंट फीचर्स क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये स्कीम, जैसे कोई भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स आती है ना, तो आप सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि क्या वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, कहने का मतलब है कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे
100% फंड दिए गए हैं। इसमें स्टेट का कोई भी हाथ नहीं है, फंड यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं, इट मीन्स कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, बट यहाँ पे जो फंड का है वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और इसको लॉन्च किया गया था 1993 में। इट मीन्स आप देख सकते हो कि ये बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन आज के भी डेट में आप देखो कि 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो इट मीन्स कि ये अभी भी न्यूज़ में है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस एमपी-लैट्स के तहत कि जो भी यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है, या फिर फंड का रिलीज़ करना है, या फिर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जिससे कि बेटर तरीके से ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो सके। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात करें तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करनी है, और जितने भी काम है उसको सुपरवाइज करना है इस स्कीम के तहत, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एटलीस्ट 10% जो काम यहाँ पे किया जा रहा है ना, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है हर एक साल। यही एक स्टेटमेंट बना था यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में कि यहाँ पे हर एक साल एटलीस्ट 10% काम जो है वो यहाँ पे किया जाना चाहिए, और इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए कि हाँ जितना भी काम हुआ है उसका 10% काम जो है एक बार देख ले। फंड यहाँ पे रिलीज़ किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, यानी कि यहाँ पे मदद करने के लिए ग्रांट दिया गया है। यानी कि आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जाता है। ग्रांट और लोन में क्या डिफरेंस है? देखिए, ग्रांट कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर यहाँ पे स्टेट को ये बर्डन नहीं होगा कि हाँ उनके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पैसा रिटर्न करना है। नो, नॉट एट ऑल। जैसे कि हम लोग लोन्स में देखते हैं कि लोन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट को वो लोन रिटर्न करना है। लेकिन यहाँ पे ग्रांट रिटर्न नहीं किया जाता है, ग्रांट इन एड ही इसे कहते हैं, क्योंकि मदद के रूप में यहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे आप देखो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को दिया जाता है। साथ ही ये जो फंड है ना एमपी-लैट के तहत, ये नॉन लैप्सेबल है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैप्सेबल कहने का मतलब है कि जो भी टाइम ड्यूरेशन है, कि ये एमपी-लैट्स का मान लीजिए कि 5 ईयर्स का ये आपका यहाँ पे ड्यूरेशन है कि ये पूरे पैसे को खर्च कर लेना है, अदरवाइज़ ये पैसे खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि 1 करोड़ जो है यहाँ पे आपका 5 साल के ड्यूरेशन के लिए दिया गया। अगर ये 5 साल में 1 करोड़ खर्च नहीं होता है एमपीज़ के द्वारा, तो ये जो फंड जितने भी बचे रहेंगे ना, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। फाइन। यहाँ पे एमपीज़ आप देखो कि यहाँ पे 5 करोड़ ईच ईयर इनको मिलता है, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2.5 करोड़ जो है इस तरीके से आपका हर एक साल मिलता है। एवरी ईयर आप देखो कि एमपी जो है ये रिकमेंड करेंगे एटलीस्ट 15%, यानी कि 15% उनको एमपी-लैट्स फंड का पूरा यहाँ पे मिलना चाहिए उस एरिया का जहाँ पे एससी पॉपुलेशन है, और 7.5% जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एमपी है जो कि वो एसटी वाले एरिया से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं कि उनको 7.5% जो है इतना फंड उनको चाहिए। अगर हम लोग कैलेमिटी ऑफ सेवियर नेचर की बात करें कि किसी कंट्री में आप समझो कि एकदम से बहुत ही बुरी स्थिति है वहाँ पे, तो एमपी जो है ना मैक्सिमम आप देखो कि 1 करोड़ तक जो है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा डेवलप करना है, तो उस हिसाब से भी क्या होता है कि यहाँ पे एमपीज़ के पास प्रोविज़न होता है कि वो यहाँ पे और भी डिमांड कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ के बेस्ट में अगर हम लोग देखें जो लोकल पीपल से रिसीव होता है, तो ये है कि 1 MP 1 आइडिया कंपटीशन, यानी कि एक एमपी का, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये कहा गया कि आप एक आइडिया जो है लेकर आओ। साथ ही रिकमेंडेशन अगर हम लोग देखें तो ये दिया गया है कि मेंबर्स जो लोकसभा के हैं वो यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही काम करेंगे। साथ ही इलेक्टेड मेंबर जो राज्यसभा के हैं उनको भी रिकमेंड किया गया है कि आप एक से ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हो स्टेट का, और वहाँ पे आप काम कर सकते हो, यानी कि वैसे डिस्ट्रिक्ट ही लेना है जहाँ से आप चूज़ होकर आए हो, ठीक है, जो कि आप जहाँ से आप इलेक्ट होकर आए हो, तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हो। साथ ही इलेक्टेड एमपी जो है वो यहाँ पे एमपी-लैट्स फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि अगर वो उस स्टेट से बाहर है तो, यानी कि जिस स्टेट के है वहाँ से नहीं, अगर बाहर से है वो यहाँ पे कर सकते हैं, इट मीन्स कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नॉमिनेटेड मेंबर का क्या, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो कोई एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वो अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर ले एक स्टेट से, ताकि कि वो अपने हिसाब से अगर कोई काम करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि उस एरिया में अगर पानी की कमी है तो पानी यहाँ पे ड्रिंकिंग एंड सेफ वाटर जो है पहुँचाना चाहते हैं, या फिर सैनिटेशन का काम करना चाहते हैं, या फिर पब्लिक हेल्थ यहाँ पर बेटर करना चाहते हैं, तो कोई भी काम अगर वो करना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वो चूज़ कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए है, यानी कि एमपी आपके इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, दोनों को यहाँ पे काम पे लगा दिया गया। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखो कि जब यूपीएससी में कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑब्वियस है कि वो रिपीटेड फॉर्म में चलता है स्टेट पीसीएस में, और ये कई बार से आप देख रहे हो कि एमपी-लैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, तो इसलिए इसके साइलेंट फीचर से फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एमपी-लैट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम, जो कि है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है इसको 5 ईयर्स के लिए, इट मीन्स कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें 13K करोड़ तक का यहाँ पे आपका आउटले रखा गया है।
अब देख लेते हैं, जैसे कि आपको नाम ही पता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बेरोजगारी कम करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है कहाँ, तो ग्रामीण एरिया में और अर्बन एरिया में, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेट यहाँ पे आपका क्रिएट करना है, तो क्या होगा कि न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स लेकर आना है। इट मीन्स कि आप देखो आज की डेट में क्या है ना कि जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है। कुछ ऐसा करना है कि आपके खुद के अगर कुछ दिमाग है, खुद का दिमाग इन द सेंस कि खुद का कुछ आइडिया है, कुछ आप इनोवेटिव चीज़ें करनी चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आप देखो कि वाइडली डिस्पर्स जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस है उनको एक साथ लाना है, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयड यूथ हो। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूस और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, वो भी लार्ज सेगमेंट ऑफ ट्रेडिशनल और प्रोस्पेक्टिव आर्टिशंस का। जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है यानी कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो भी यहाँ पे बेरोजगार यूथ है, तो वो यहाँ पे सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट में काम कर सकते हैं। साथ ही आप देखो कि वेज अर्निंग जो कैपेसिटी है, जितने भी वर्कर्स है, आर्टिशंस है, उनकी जो आप देखो कि जो उनको सैलरी मिलती है तो उनका वेज जो है वो इंक्रीज़ करानी है। तो ये सारे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। ये स्कीम आप देखो 2008 से चल रहा है और दो स्कीम है यहाँ पे। एक तो है प्रधानमंत्री, आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, और साथ ही रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों को स्कीम को यहाँ पे मर्ज करके ये स्कीम लाया गया है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगेन एम्प्लॉयमेंट के तहत आप देखो कि 100% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम भी है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ओनली 1% फ्रॉम फैमिली है जो कि एलिजिबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे लेने के लिए, यानी कि इस स्कीम में आप देखो कि अगर कोई पैसे के रूप में किसी को मदद चाहिए तो एक फैमिली में सिर्फ एक मेंबर को ही मिलेगा, और फैमिली में आप देखो कि सेल्फ और स्पाउस दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है। असिस्टेंस जो इस स्कीम के मिलेगा वो सिर्फ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के लिए। इट मीन्स कि आप लोग जो है पुराने प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हो, पैसे की कमी हो जाती है बीच में, तो वैसे पैसे की कमी वाले प्रोजेक्ट में सरकार यहाँ पे मदद नहीं करेगी। लेकिन आप खुद का कुछ न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, कुछ न्यू आइडिया है जिसको कि आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जैसा जो है आप बनना चाहते हो, तो उसके लिए सरकार यहाँ पे पैसे दे सकती है। अब इस तरीके की स्कीम का क्या फ़ायदा है, आप देखो इसके तहत क्या है कि बेनिफिशरीज जो है उनको लोन दिया जा रहा है अप टू 50 लाख, जिससे कि वो अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप कर सके। 20 लाख दिया जा रहा है जिससे कि वो न्यू सर्विस यूनिट्स जो है वो सेटअप कर सके। सेकंड है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का भी यहाँ पे फॉर्मूला है। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो 25% जनरल कैटेगरी के लिए, 35% स्पेशल कैटेगरी के लिए, जिसमें कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़, विमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्स, ये सब आते हैं। अर्बन एरिया में देखें तो 15% यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए है और 25% स्पेशल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखें तो यहाँ पे ये रूरल एरियाज़ में और एरिया जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर है तो उनको यहाँ पे अर्बन एरिया रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। रिसेंट मॉडिफिकेशन किया गया है, ये कुछ न्यू यहाँ पे ऐड किया गया है पंचायती राज के लिए और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। क्राइटेरिया देखिए कि टारगेट्स वगैरह को कितना फिक्स करना है, तो बैकवर्डनेस को आप देखो कि एक्सटेंड किया जा रहा है जो स्टेट का है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी है तो इसको यहाँ पे देखना है। साथ ही मिनिमम टारगेट है कि 75 प्रोजेक्ट जो है पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे होना चाहिए सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे एक फंडा लेकर चलते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ करना, सबका विकास सबका साथ, तो इस तरीके से अब यहाँ पे लेकर चलना है। नोडल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अगर आप देखो तो नेशनल लेवल पे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है। तो देखिए इस तरीके का क्या है कि एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्कीम है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन होंगे। तो जो भी आपको यूनिक लगता है ना कि कोई स्कीम है उसमें ये मिनिस्ट्री सूट नहीं कर रहा है, यूनिक है, तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, फाइन। और यहाँ पे आप देखो कि गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो भी यहाँ पे जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से इनके द्वारा ही यहाँ पे रूट किया जाएगा, और जितने भी आइडेंटिफाइड बैंक्स होंगे ना उसके हिसाब से। स्टेट लेवल पे देखिए तो स्टेट ऑफिस जो यहाँ पे है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का, तो स्टेट खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेंटर है जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है, और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कैसे कैसे, तो देखिए 30%, 40%। इट मीन्स कि स्टेट में आप देखो कि स्टेट खादी और जो यहाँ पे विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है वो यहाँ पे 30% है, स्टेट ऑफिस ऑफ जो यहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है वो 30% है, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो है वो 40% है। तो इस हिसाब से ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फाइन। परफॉर्मेंस अगर अब तक हम लोग देखें तो आप देखो कि 7.8 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है अभी तक इनको सब्सिडी मिल चुका है 19,000 करोड़ तक का, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 64 लाख पीपल्स तक को यहाँ पे अब तक मिला है 2008 से। साथ ही 80% जो यूनिट असिस्ट किए गए हैं इस स्कीम के तहत वो भी रूरल एरिया में, और 50% जो है वो यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं इस स्कीम के तहत। तो एक आप देख सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे जो है सब्सिडी मिलेगा और कैसे कैसे लोग जो है इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल जिनका एज यहाँ पे 18 ईयर्स से अबव है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो 8 स्टैंडर्ड आप पास होनी चाहिए, यानी कि 8वीं पास यहाँ पे खोजा जा रहा है। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप और चैरिटेबल ट्रस्ट भी अगर ऐसे हैं तो वो भी इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं, इसके तहत वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 के तहत 1860 के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो उनको भी यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो भी फैसिलिटी है वो यहाँ पे मिलेगा। साथ ही प्रोडक्शन बेस्ड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, आपको ये बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहाँ मेंशन्ड है, डीपीएसपी में कहाँ मेंशन्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्टिव यहाँ पे आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत इसको मेंशन किया गया है, क्या ये हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके तहत है कि नहीं। साथ ही आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को देना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके, थर्ड स्कीम में आते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग तीनों को कंपेयर करके देखेंगे। बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि ये जीवन ज्योति में क्या है, सुरक्षा बीमा में क्या है और अटल पेंशन में क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव देखिए तो जीवन ज्योति में क्या है कि सेंट्रल सेक्टर है, यानी कि आप देखो इंश्योरेंस है तो यहाँ पे 100% फंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अगर हम लोग यहाँ पे सुरक्षा बीमा अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड पहले मैं यहाँ पे जीवन ज्योति का बात बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो कि आपका ये ईयर टू ईयर रिन्यूएबल होते रहेगा। ऑफरिंग कवरेज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट में किसी का डेथ हो जाता है तो उसको भी कवर किया जाएगा, और अगर किसी भी तरीके से आप देखो कि डेथ यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो डेथ नहीं होकर कुछ डिसेबिलिटीज़ हो जाते तो उनको भी कवर किया जाएगा। यहाँ पे ऑफर किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये LIC है। ठीक है, LIC के द्वारा जीवन ज्योति योजना दिया जा रहा है। अब यहाँ पे सुरक्षा बीमा योजना देखें तो इसका एम है कि यहाँ पे पूरे पॉपुलेशन को कवर नहीं करना है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में, बट यहाँ पे आप देखो कि कवर करना हाईली अफोर्डेबल प्रीमियम है, यानी कि यहाँ पे बस आपको 1 साल में 12 रुपीज़ देना है। और ये पब्लिक सेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है PSGIC, इसके द्वारा यहाँ पे आपका लाया गया है। तो वैसे पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर करना है जो कि और कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कवर नहीं है, जैसे कि अगर मान लीजिए जो जीवन ज्योति में है उनको सुरक्षा बीमा योजना नहीं मिलेगा। वहीं अटल पेंशन योजना की बात करूँ तो अटल पेंशन योजना ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और सब्सक्राइबर्स का क्या है कि वो फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिलेगा। जब 60 साल हो जाएगा तो उसके बाद जो है उनका जिस हिसाब से वो कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, उस हिसाब से उनको 60 साल के बाद पैसा मिलेगा। ये आप देखो कि स्वावलंबन स्कीम था उसको ये रिप्लेस करके अटल पेंशन योजना लाया गया। यहाँ पे जो पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत जो है ये आपको पेंशन मिलेगी। फाइन, अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं जीवन ज्योति योजना के तहत। तो ये आप देखो कि जीवन ज्योति योजना के तहत सारे सिटीजन्स हैं, साथ ही हमारे देश के जो तो यहाँ पे NRI भी है जो हमारे देश के लोग हैं बट बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो एज आप देख लो कि कब से कब तक है, तो 18 to 50 ईयर्स है। सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यूएबल है, यानी कि बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 55 ईयर्स तक एज तक यहाँ पे आपको मिलेगा। और जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है और जिनका कंसेंट है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑटो डेबिट हो जाएगा उनके अकाउंट से हर एक साल। साथ ही अगर हम लोग सुरक्षा बीमा में देखें तो यहाँ पे भी सिटीजन है, साथ ही NRI भी है, लेकिन एज आप देख सकते हो कि 70 ईयर्स तक रखा गया है। और जिनके पास बैंक अकाउंट है, इंडिविजुअल जो है वो रीजॉइन भी कर सकते हैं, और एनुअल जो है उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिस हिसाब से उनको जो है यहाँ पे कुछ क्या 12 रुपया ही देना पड़ता है, तो इसलिए फिर उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये सारे इंडियंस के लिए है जो कि 80 to 40 ईयर्स तक है। साथ ही कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर जो कि यहाँ पे मेंबर नहीं है किसी भी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के, तो वो इस स्कीम का जो है फ़ायदा ले सकते हैं। और ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर्स जितने भी गवर्नमेंट के थे स्वावलंबन योजना के, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उनको यहाँ पे अटल पेंशन योजना में माइग्रेट कर दिया गया है। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। देखिए जीवन ज्योति में क्या है कि 2 लाख तक का लाइफ कवरेज दिया गया है। डेथ अगर हो जाता है किसी भी रीज़न से, ये नहीं है कि हाँ एक्सीडेंट के ही थ्रू हुआ, किसी भी रीज़न से अगर डेथ हो जाता है तो 2 लाख मिलेगा। प्रीमियम इसमें कितना देना पड़ता है, तो पर ईयर यहाँ पे 330 रुपीज़ देनी होती है। रिस्क कवर अगर देखें तो ओनली फर्स्ट 45 डेज़ जो इनरोलमेंट है उसी को रिस्क कवर यहाँ पे दिया जाता है। सुरक्षा बीमा योजना में भी 2 लाख है एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि एक्सीडेंट से अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख, और अगर यहाँ पे परमानेंट फुल डिसेबिलिटी भी हो जाता है तो यहाँ पे आपका 2 लाख। 1 लाख रखा गया है कि अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है वो भी परमानेंट वाली, तो 1 लाख मिलेगा। और प्रीमियम बहुत ही मिनिमम है, 12 रुपये आपको पर मंथ देना है, पर यहाँ पे एनम है। ठीक है, साइलेंट फीचर्स आप देखो तो यहाँ पे क्या है अटल पेंशन योजना का
कि जो भी सब्सक्राइबर होंगे ना 18 से 40 साल के बीच में जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो उनको गारंटेड है कि मिनिमम मंथली पेंशन तो 1000 से 5000 मिलेगा ही। और ये डिपेंड करता है कि वो भी 60 साल के बाद मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया। और जो सब्सक्राइबर के स्पॉस है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशंस जो है वो, अगर मान लीजिए कि जो सब्सक्राइबर है अगर उनकी किसी भी रीज़न के कारण जो है 60 ईयर्स से पहले अगर उनका डेथ हो जाता है, तो उनके स्पॉस जो है वो अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो उनको भी आफ्टर 60 ईयर्स जो है उनको पेंशन मिलता रहेगा। रिटर्न जो इंडिकेटिव पेंशन वेल्थ का है तो वो नॉमिनी का होगा। साथ ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो अटल पेंशन योजना में है वो एलिजिबल है कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा एनपीएस के तहत। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो को कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 50% टोटल कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे 1000 पर एनम है, जो भी लोअर होगा। यानी कि 5 साल में आप देखो 50% टोटल कंट्रीब्यूशन का मिलेगा या 1000 पर एनम। मिनिमम पीरियड अगर कंट्रीब्यूशन का देखें किसी भी सब्सक्राइबर के थ्रू तो ये 20 साल का है, ठीक है। 20 साल आप कंट्रीब्यूशन कीजिए, तभी 60 साल के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल सकता है पैसा। अचीवमेंट अगर हम लोग देखें तो जीवन ज्योति का क्या है, अब तक आप देखो कि इनरोलमेंट जो है वो 12 करोड़ हो चुका है और 11,000 करोड़ तक का अभी तक जो है आप देखो कि 5,76,000 क्लेम्स किए गए हैं, उनको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही सुरक्षा बीमा का देखें तो 28 करोड़ तक का इनरोलमेंट हुआ है और 1930 करोड़ रुपीज़ जो है ये पे किया गया है। साथ ही अटल पेंशन योजना में देखें तो 4 करोड़ इंडिविजुअल जो है ये अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब हुए हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि न्यू और करंट स्कीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्कीम न्यूज़ में रहते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो उसके लिए लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ डेली बेसिस पे जो है विजन आईएएस की लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।